इस ड्रामा की शुरुआत एक छोटी सी गांव की लड़की शू चिंग से होती है। ये एक ऐसी लड़की होती है जिसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे उस मोड़ पर ले आई जहां उसे एक ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ रही थी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। उसकी जिंदगी की लिखी हुई स्क्रिप्ट एकदम पलट गई जब एक कोल्ड हार्टेड सीईओ से उसका सामना हुआ। सीन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शू चिंग खेत में कुछ काम कर रही थी, जहाँ पर उसके डैड आते हैं और वह उससे कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज मेरी फसल इतनी अच्छी हुई है। मैं तुम्हारे लिए अंदर मूंग की दाल का सूप बना रहा हूँ, तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके मेरे पास आ जाना। ये कहकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर शू के दादाजी आ जाते हैं। उनके आते ही शू उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अचानक से आप यहाँ क्यों आए? जिस पर दादाजी जवाब देते हैं, मेरे बिना तुम तो यहाँ रह भी नहीं पाओगी। मैंने सोचा तुम तो आ नहीं रही मुझसे मिलने, मैं ही तुमसे मिलने चला जाता हूँ। इसके बाद वे वहीं पर तुरंत उसकी शादी की बात छेड़ देते हैं। वे कहते हैं, बेटा, जिंदगी में कभी कभी दूसरों की खुशी के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। लेकिन इसी बात पर शू तुरंत उन्हें उल्टा जवाब देती है, मुझे किसी से जबरदस्ती शादी नहीं करनी, मुझे अपने फैसले खुद लेने हैं। दादाजी पहले तो थोड़ा सोचने लगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, 3 महीने, बस 3 महीने के लिए रिश्ता निभा लो। अगर तब तक खुश नहीं हुई तो मैं खुद ही सगाई तोड़ दूंगा। शू पहले थोड़ी सोचने लगी, लेकिन फिर उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। जब शू पहली बार शहर आई, सब कुछ उसके लिए नया था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, स्टेज, गाड़ियाँ, लोगों की बिजी लाइफस्टाइल जो उसके गांव के सीधे सादे जीवन से बिल्कुल अलग थी। जब वह सीईओ हुनैन के घर जाती है तो वहाँ भी उसे कुछ अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। उसकी एक कजन सिस्टर होती है रियाना, जो शू से बहुत चिढ़ती है क्योंकि उसे गांव की लड़कियां पसंद नहीं थीं। साथ ही सीईओ हुनैन की मॉम भी उससे बहुत चिढ़ती है। जब उसकी एंट्री घर में होती है तो उसे पूरा सैनिटाइजर से नहला दिया जाता है ताकि रियाना के बड़े घर में किसी भी बैक्टीरिया की एंट्री ना हो। घर के मेन गेट पर कदम रखने से ही सबको दिक्कत होने लग गई थी। ये कौन गांव की गंवार हमारे घर में आ गई है। लेकिन जैसे तैसे सरवाइव करके और अपने एटीट्यूड में रहकर हमारी फीमेल लीड शू अपनी एक अच्छी जगह बनाने की कोशिश करने लग जाती है। रियाना शू को हुनैन के रूम में रेस्ट करने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि आज उसका भाई घर पर नहीं है। शू आराम से उसके रूम में जाकर सो जाती है। लेकिन उधर हमारे मेल लीड हुनैन अंदर बाथरूम में नहा रहे थे और उनके कुछ सेक्सी सीन्स दिखाए जाते हैं। वह जैसे ही बाहर आते हैं और अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं, तभी उन्हें दिखता है कि उनके बिस्तर पर पहले से ही हमारी फीमेल लीड शू सो रही थी। हुनैन उसे नोटिस करता है और हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नींद में शू उसे हक करके सो जाती है। अगले दिन जब सुबह रिहाना अपने भाई के गेट को जोर जोर से नॉक कर रही थी, अंदर से उसके भाई की जगह शू निकलती है और उससे कहती है, तुम्हें शौकत होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई मेरे साथ कल रात सो रहा था और तुम्हें तो यार अरेंजमेंट्स की थी, थैंक यू उसके लिए। ये सब कहकर शू वहाँ से चली जाती है, लेकिन रियाना पीछे से उसे गाली देने लग जाती है और कहती है, ये सगाई मैं कभी नहीं होने दूंगी। तभी पीछे से हुनैन यह बातें सुन लेता है और अपनी बहन को बोलता है, तुम कब से मेरी लाइफ के डिसीजन लेने लग गई? अगर ऐसा है तो मैं और भी डिसीजन लेने की इच्छा रखता हूँ, तो मेरे घर से चले जाओ। और उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है, जिसके बाद तो रियाना और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। उसके बाद हुनैन शू को लेकर उसके दादाजी से मिलने चला जाता है, जहाँ पर शू हुनैन के दादाजी को एक सुंदर सा पेंटिंग गिफ्ट करती है, जिसे देखकर हुनैन की मॉम तुरंत बोल देती है, इस गांव की गंवार के पास इतनी महंगी पेंटिंग कहां से आई? जरूर यह नकली होगी। तब उसके दादाजी उसे चप कराना भी चाहते हैं, लेकिन वह चप नहीं होती। और फिर हमारी फीमेल लीड चप कहां होने वाली थी, उसने भी उल्टा जवाब देते हुए तुरंत कह दिया, अगर मेरी पेंटिंग तुम्हें नकली लग रही है तो जो तुमने ड्रेस पहनी है क्या वह असली है? जिस पर हुनैन की मॉम कहती है, हाँ, ये मैंने अपने फोन से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये ड्रेस बिल्कुल असली है। जिस पर शू उन्हें तुरंत इंटरनेट पर दिखा देती है, अगर ये ड्रेस आपकी असली होती तो इस पर एक मार्क होता हार्ट का, लेकिन वह आपकी ड्रेस में नहीं है। इससे साफ ये साबित होता है कि आपकी ड्रेस नकली है। ये सब होने के बाद दादाजी शू से बहुत ही ज्यादा खुश थे, और जब उनको शू कहती है कि उसे यह एंगेजमेंट नहीं करनी, तब दादाजी हुनैन को सजेशन देते हुए कहते हैं, उसको कंपनी में एक सेक्रेटरी की जरूरत है, तो क्यों ना तुम शू को अपने साथ ऑफिस में रख लो। जिस पर हुनैन मना नहीं करता और उसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शू का ऑफिस का पहला दिन होता है। वहाँ भी एक हुनैन की कॉलीग शू से बहुत चिढ़ती है, उसका नाम मिंग होता है। वह जैसे ही हुनैन के पीछे शू को एंटर करते हुए देखती है तो उसे यह चीज सहन नहीं होती और वह तुरंत ही उसको नीचा दिखाने की प्लानिंग शुरू कर देती है। शू को ऑफिस में एक काम दिया जाता है जिसका इंचार्ज कोई नहीं बनने वाला था। एक्चुअली एक मॉडल होता है जिसका नाम लिनान होता है, वह किसी के साथ काम करने को तैयार नहीं होता। तभी मिंग अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर यह प्लान बनाती है कि शू को उसके पास भेजकर उसकी बेइज्जती करवाई जाए। लेकिन शू जैसे ही उस मॉडल के पास पहुंचती है, वह उसे पहचान लेता है और उसे सिस्टर कहकर बुलाने लगता है। जिसके बाद फिर वह उसके कहने पर सारा शूटिंग खत्म करता है और बहुत अच्छे से कंपनी को ग्रीट भी करता है, जिससे हुनैन भी बहुत खुश होता है और कंपनी में सब उसकी तारीफ करते हैं। जिसके बाद मिंग को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका यह भी प्लान फेल हो गया था। इधर शू और लिनन बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए लिनन शू को बाहर कुछ खिलाने लेकर जाता है और इधर मिंग उनकी फोटोज निकालकर सीईओ को भेज देती है और यह लिखती है, अगर ये आपकी फियांसे है तो इसे किसी और के साथ घूमना कैसे अलाउड है? अगर आप इसे अभी नहीं रोकेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगी। तभी सीईओ हुनैन शू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कहते हैं, माना तुम लिनान को बहुत ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन तुम मेरी फियांसे हो, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना होगा और तुम्हें सबसे छुपकर कुछ करना है तो करना होगा। अगर तुम सबके सामने ऐसे करोगी तो मेरी इज्जत क्या ही रह जाएगी। जिस पर शू इसे भी उल्टा जवाब देकर कहती है, तुम्हें मेरी लाइफ से मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे मैं जो करूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। मिंग का पेट यहाँ भी नहीं भरता, वह आगे की ओर प्लानिंग करने लगती है कि इसे कैसे और तंग किया जाए। वह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर शू के टेबल पर आती है और उससे कहती है, तुम कंपनी में नई हो तो तुम्हें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सारे फाइल्स हैं,
इनको तुम्हें देखना पड़ेगा और सारा काम आज के आज खत्म करना पड़ेगा। जिस पर शू उसे मना भी नहीं करती, उल्टा यह कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा इस कंपनी को समझने के लिए। जिस पर वहाँ पर बैठे उसके सारे कॉलीग्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, यह कहकर कि इतनी अच्छी है, हमें तो लगा था यह गाँव की गंवार है, बट इसमें बुद्धि तो है। ये सब सुनकर मिंग को जलन मचती है, वह और नया कुछ सोचने लग जाती है। जिसके बाद जब ऑफिस में सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन शू का काम खत्म नहीं होता क्योंकि काम सच में बहुत ज्यादा था। लगभग आधी रात हो जाती है जब उसका काम खत्म होता है, और जैसे ही उसका काम खत्म होता है मिंग उस पर नजर रख रही होती है। वह तुरंत ही जाकर ऑफिस का मेन स्विच बंद करवा देती है, जिससे पूरे ऑफिस में अंधेरा फैल जाता है। शू डर के मारे एक टेबल के नीचे बैठी रहती है। वह तुरंत हुनन को कॉल लगाकर अपने पास बुला लेती है और फिर वह बेहोश हो जाती है। हुनन उसे लेकर अपने रूम में आता है और उसका ध्यान रखता है। अगले दिन सुबह फिर हम देखते हैं, हुनन जब उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया था, तब वह बताती है, तुम्हारी ओवरटाइम करने के चक्कर में मेरी यह हालत हुई है। हुनन के और ज्यादा पूछने पर शू बताती है, तुम नहीं तो मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स भिजवाए थे जिसको मुझे रात भर में ही कंपाइल करना था, जो मेरे पास मिंग लेकर आई थी। तब हुनन समझ जाता है कि यह किसका किया धरा है, और अगले दिन ऑफिस में वह मिंग को अपने कैबिन में बुलाकर बहुत ज्यादा डांटता है और उसको कहता है शू से सॉरी बोलने के लिए। ये मैटर सॉर्ट होने के बाद मिंग को शांति तो मिलने वाली नहीं थी। इधर फिर हुनन को कुछ फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं उसके बचपन के। जिस लड़की को वह बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसे भी अंधेरे से डर लगता था, और यह सेम साइन वह शू में भी देखता है। तो उसे लगने लगता है कि क्या यह सच में वही लड़की है। जिसके बाद वह शू से पूछ भी लेता है कि क्या तुम्हारा निकनेम टंग टंग है, जिस पर वह ना में जवाब देती है। और उसके बाद हमें फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते में हुनन अपनी कार से जा रहा था, लेकिन शू वहीं पर पैदल चल रही थी और उसके साथ जाने से मना कर रही थी। जिस पर फिर वह बताती है मिंग हुनन को लाइक करती है। ये सुनकर हुनन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वह तुरंत कहता है, इसे तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है। जिस पर फिर वह गाड़ी में बैठने से दोबारा मना कर देती है। तो वह कहता है, मैंने दादाजी से यह वादा किया था कि मैं तुम्हें 3 महीने बिल्कुल सेफ रखूंगा, इसलिए मेरे साथ चुपचाप यहाँ से चलो। वह उसे तुरंत गाड़ी में बंद करता है और फिर दोनों के बीच में थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं। जैसे ही हुनन उसका सीट बेल्ट लगाने लगता है, जिस पर शू उसे यह कहती है, तुम्हें मेरे इतने पास आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद भी सीट बेल्ट लगा सकती हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि शू और हुनन एक बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर एक डायमंड रिंग की चोरी हो जाती है। शू गांव से थी तो उसे ही सब समझने लगते हैं कि यही चोर है। जिस पर मिंग भी उसी पर चढ़ी होती है कि यह गांव की लड़की ही होगी, उसे ही महंगी चीजों की आदत नहीं है। शू बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वह तुरंत ही बोलती है, मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन मिंग तो मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ यही था कि उसे बदला लेना है। वह सबके सामने बेइज्जती करने लग जाती है शू की। तभी वहाँ पर हुनन आ जाता है और वह सबसे कहता है, तुम लोग रुक जाओ, मैं सिक्योरिटी से कैमरा चेक करवाता हूँ और सब पता चल जाएगा कि रिंग किसने चुराई थी। जिसके बाद जब सिक्योरिटी जाती है कैमरा चेक करने के लिए, तब पता चलता है कि कैमरा भी टूटा हुआ था और उसकी मेमोरी भी गायब थी। जिसके बाद हुनन जब कुछ नहीं समझ पाता, तब वह बोलता है, क्यों ना हम फिंगरप्रिंट चेक कर लें। तभी उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए लोगों को बुलाया जाता है और फिंगरप्रिंट भी चेक होती है, जहाँ पर फिंगरप्रिंट 3 ऐसे लोगों के निकलते हैं जो बिल्कुल ही एनोनिमस होते हैं। इससे कुछ पता नहीं चलता। तब शू उन सबको रिंग पहनकर दिखाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि शू को प्लेटिनम रिंग से एलर्जी थी और वह जिस उंगली में रिंग पहन रही थी, उसी उंगली में उसे रैशेस हो रहे थे। इससे सबके सामने यह प्रूफ हो गया था कि रिंग उसने चोरी नहीं की थी। लेकिन मिंग तो रुक ही नहीं रही थी, वह सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये तुम्हारे पैर से कैसे बाहर आई। तभी एक वेट्रेस अपने घुटनों पर बैठकर सबसे माफी मांगने लगती है और कहने लगती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रिंग मैंने चुराई थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जो कि हर कहानी में होता है। और फिर जब वह अपनी गलती मान लेती है तो मिंग को अपना कहा हुआ बात पूरा करना पड़ता है, जो उसने पहले बोला था। अगर यह प्रूफ हो गया कि यह रिंग शू ने नहीं चुराई है, तो मैं अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगूंगी। और जैसे ही यह बात प्रूफ हो जाती है, तब शू मिंग को यह बात याद दिलाती है, जैसा तुमने कहा था अब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मिंग जबरदस्ती रिंग लेकर शू को पहनाना चाहती थी, क्योंकि जब उसे पता चल गया था कि उसे एलर्जी है, इसलिए। उसके बाद हम देखते हैं हुनन शू को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बोलता है, आपकी फियांसे को मैंने सबसे एक्सपेंसिव दवाई लगा दी है, उन्हें किसी चीज की भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर डॉक्टर जब और चीजें बताने लग जाता है, तब उसे वहीं पर शू चुप करवा देती है और बोलती है, बस डॉक्टर हो गया, अब आपको मुझे किसी चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं घर जाऊंगी। जिसके बाद हुनन उसे लेकर अपने घर चला आता है, जहाँ पर तुरंत आते ही हुनन शावर के लिए चला जाता है। और इधर शू के फोन में उसके भाई लिनान का फोन आता है। वह उसे कहता है, कल मेरा बर्थडे है और मेरी पार्टी में तेरा आना बहुत ही जरूरी है। शू भी उसे मना नहीं करती और अगले दिन वह उसकी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर हुनन भी आया होता है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को नोटिस नहीं करते, लेकिन जैसे ही लिनान के कहने पर शू स्टेज पर चढ़कर गाना गाने जाती है, तभी शू को हुनन नोटिस करता है। पहले तो वह सोचता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन उसके बाद वह पहचान जाता है कि यह कौन है। लेकिन लिनन के साथ देखकर उसे थोड़ी सी जेलसी होती है और वह ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। जिसके बाद शू का सॉन्ग जैसे ही खत्म होता है, वह तुरंत वॉशरूम के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक आदमी शू के साथ बदतमीजी करने लगता है। उसे कुछ पैसे देने लगता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे लिए आज की रात बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे खुश करना है। और तभी पीछे से हुनन आता है और एक हीरो की तरह अपनी हेरोइन को बचा लेता है। जिसके बाद शू उसे थैंक यू कहती है और फिर वहाँ से जाने लगती है, यह कहकर कि उसका दोस्त बाहर खड़ा है जो उसका इंतजार कर रहा है।
लेकिन हुनैन को बहुत ही ज्यादा जेलसी होने लगती है, तो वह तुरंत उसे रोककर कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्ट्रेंजर हूँ? तब वह उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और शू उसे दूर हटाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, क्योंकि तुम यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 3 महीने रहने वाली हूँ। ये सुनकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बार बार यही कहना लगता है कि तुम इस चीज को आप मेरे सामने कभी रिपीट नहीं करना। लेकिन शू उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे जैसे ही ह्यूनेन भी क्लब से बाहर आता है तो वह देखता है कि लिनन शू के साथ उसे छोड़ने गया हुआ था। ये देखकर तो वह रुक ही नहीं पाता और अपने डुओएस्टी से कहता है कि मुझे इस नई बियर की 100 बॉटल पीनी है। और फिर हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनेन एक शराबी की तरह उसके गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर आते ही डगमगाने लगता है। जब उसे इतनी झेली नहीं जाती तो उसे इतनी पीनी भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वह तुरंत शू से लिपट जाता है और उसे टंग टंग कहकर बुलाने लगता है और कहता है, तुम वही हो जिसने मुझे बचपन में बुलडॉग से बचाया था और मुझे उससे लड़ने की हिम्मत दी थी और आज भी तुम मुझे हर चीज करने की हिम्मत देती हो। जिसके बाद शू उसे उसके कमरे में भेजने की तैयारी करती है और उसे उठाकर जैसे तैसे उसे छोड़कर अपने रूम में आकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब उठता है तब वह सोचता है कि आखिर उसे रूम में लेकर कौन आया, लेकिन तभी शू आती है और वह उसे पानी और कुछ चीजें देती है जो उसकी थी। तब उसे पता चलता है कि शू उसे इतनी रात में इस कमरे में लेकर आई थी जब वह नशे में था और वह यह सोचकर खुश हो जाता है कि उसे कितनी अच्छी फियांसे मिली है। जिसके बाद फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसके बारे में मिंग सबको तो बताती है लेकिन शू को नहीं बताती। और वह एक स्टाफ के साथ किसी रूम में कुछ बात कर रही थी जिसे शू रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि डिजाइन की चोरी हो गई थी। उसके बाद मीटिंग में जब हुनैन पूछता है शू से कि आखिर तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, तब वह बताती है कि उसे किसी ने इस मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया था। जिस पर मिंग चिल्लाते हुए तुरंत कह देती है कि सबके पास मेल गया है, तुम्हारे पास ही नहीं गया, इसका मतलब तुमने मेल देखकर डिलीट कर दिया होगा। जिस पर शू जवाब देती है कि टेक्नोलॉजी से सब कुछ वापस आ सकता है तो क्यों ना मेरा फोन चेक कर लिया जाए। इस पर फिर ह्यूनेन उन दोनों को रोककर मीटिंग को शुरू करता है और फिर शू इतने अच्छे से मीटिंग को हैंडल करती है कि मिंग देखती रह जाती है और सोचती है, यह गांव की गंवार इतनी होशियार निकली कैसे। और फिर सारा डिजाइन समझाने के बाद जब डिजायर को भी ये डिजाइन पसंद आ जाता है तब फाइनल मीटिंग के लिए सारे लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे डिजाइन की चोरी हो जाती है। जैसे ही मीटिंग शुरू होता है सारा इल्जाम दोबारा से मिंग लगाने लगती है शू पर, लेकिन शू इस बार सारे प्रूफ के साथ आई थी। उसने सिर्फ डिजाइनर से 1 घंटे का समय मांगा और उनके सामने ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नेकलेस डिजाइन बना दिया और समझा भी दिया। मीटिंग सफल होने के बाद जब हुनैन ने पूछा कि आखिरकार इस डिजाइन की चोरी किसने की थी, जिस पर मिंग की तो आदत थी उसने फिर से इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। लेकिन शू चुपचाप रहने वाली नहीं थी। उसने हुनैन से पहले तो कहा कि कैमरा चेक करवाया जाए और जब कैमरा में दिखा कि किसी स्टाफ ने डिजाइन की चोरी की है और मिंग ने नहीं, तो फिर अपनी बात प्रूव करने के लिए उसने रिकॉर्डिंग भी सुना दी। और जब स्टाफ मीटिंग में मिंग की साइड ले रही थी तब उसने दोनों की पोल खोल दी और फिर स्टाफ ने भी अपनी गलती मान ली। आखिरकार साबित हो गया कि डिजाइन की चोरी किसने की थी। इसके बाद जब मिंग के शरीर में नीचे से ऊपर तक आग लग चुकी थी तब उसने शू को मारने की कोशिश की, लेकिन ह्यूनेन ने उसे बचा लिया और मिंग को कंपनी से फायर कर दिया। ये तो वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने और भी कई चीजें करने की कोशिश की, लेकिन ह्यूनेन वहाँ पर था, इसलिए उसकी कोई भी कोशिश पूरी नहीं हुई और फिर उसे गार्ड्स के साथ कंपनी से बाहर लात मारकर निकाल दिया गया। ये सब होने के बाद जब ह्यूनेन शू से पूछने लगा कि आखिर उसे इतने अच्छे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे आता है, तब शू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और मुंह घुमाकर चली गई, जैसे वह उस चीज को ही इग्नोर करना चाह रही हो। लेकिन ह्यूनेन ने जिस आदमी को शू पर ध्यान रखने के लिए कहा था, जब उसे कॉल करके पूछता है कि आगे की क्या अपडेट है, तब वह बता देता है कि उसे भी अभी तक शू के बारे में कुछ नहीं पता चला। फिर वह उसे कॉल पर बहुत ज्यादा सुनाता है और कहता है, मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में अपडेट चाहिए, और कहकर फोन रख देता है। फिर अपने मन में सोचता है, शू कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इसे सब कुछ आता है, इसने आज ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जो कि एक हैकर ही कर सकता है। अगर यह इतनी अच्छी है इस काम में तो यह अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपा क्यों रही है। ये सब सोचकर फिर अपने दादाजी को कॉल लगाकर कहता है, मुझे शू के बारे में और कुछ भी जानना है, आप इसे टंग टंग कहकर क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि मुझे इसमें मेरे बचपन की दोस्त नजर आती है। जिस पर उसके दादाजी कहते हैं, भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी बुद्धि अभी भी बहुत काम करती है और मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा, न अपने लिए एक बुरी बहू लाऊंगा, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो और अगर तुम्हें कोई भी चीज जाननी है तो वह तुम खुद ही एक्सप्लोर करो, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और यह कहकर दादाजी फोन रख देते हैं। जिसके बाद हुनैन को एक क्विक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वह जब छोटा था और अपनी बचपन की दोस्त टंग टंग के पास होता है, तब उसको वादा करता है कि वह शादी तो सिर्फ उसी से करेगा। और फिर अपने मन में सोचता है कि अगर उसके पास प्यार होने के बावजूद भी शुरू से इतनी पसंद आ रही है तो इसका मतलब है कि वही टंग टंग है। जिसके बाद फिर ऑफिस में रात हो गई थी और वह उसके पीछे पहुंच जाता है जहां पर वह जो फाइल्स चेक कर रही थी फाइनेंशियल्स वाली, उसमें उसकी मदद करने लग जाता है और दोनों के बीच में थोड़ी सी रोमांटिक बातें होने लग जाती हैं। जहां पर जब शू को लगने लगता है कि हुनैन उसके ज्यादा ही क्लोज आ रहा है तो वह तुरंत अपना लैपटॉप बंद करके उससे कहती है कि ठीक है आप चलो, हम लोग घर ही चल लेते हैं, इससे अच्छा, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। जिसके बाद फिर दोनों जैसे ही नीचे पार्किंग में जाते हैं, वहाँ पर जाते ही हुनैन से मिलने के लिए मिंग बहुत देर से पार्किंग में ही खड़ी थी और जैसे ही हुनैन वहाँ पर आता है वह तुरंत उसके पैर पकड़कर रोने लग जाती है और कहती है, मुझे प्लीज इस ऑफिस से मत निकालो, चाहे मुझे तुम झाड़ू पोछा करने के लिए रख लो, बट रख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। यह सब सुनकर हुनैन उसे तुरंत कह देता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे सामने अब मत आना और न ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखने की इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों से जितना मैं दूर रहूं उतना मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन तुम्हें तो यह बात समझ ही नहीं आती। मिंग तब भी हुनैन को नहीं छोड़ती और प्लीज करती ही रह जाती है। तभी पीछे से शू आती है और वह उससे कहती है, जब हुनैन कह रहा है कि उसको तुमसे कोई भी मतलब नहीं है तो तुम उसके इतना पीछे क्यों पड़ रही हो,
क्यों नहीं तुम यहाँ से चली जाती। जिसके बाद मिंग अपने मन में सोचती है, यह वही औरत है जिसके चक्कर में आज मैं अपने प्यार से दूर हो रही हूँ। और यह सोचकर वह अपनी पॉकेट से तुरंत एक नाइफ निकालती है और सीधे शू को मारने लग जाती है। लेकिन हुनैन अपना हाथ वहीं सामने ले आता है और बचा लेता है शू को। तभी शू मिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और पीछे से सिक्योरिटी भी आ जाती है और फिर वे लोग मिंग को पकड़ लेते हैं। इधर शू हुनैन को कार में लेकर जाती है और उसको फर्स्ट एड देने लग जाती है। और जैसे ही मिंग वहाँ से जाने लगती है, वह शू को धमकी देती हुई जाती है कि वह शू को जिंदा नहीं छोड़ेगी, उसे मारकर ही रहेगी। लेकिन हुनैन उसे यह जवाब देता है, मेरे होते हुए तुम इसे कभी छू भी नहीं पाओगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, तो इसे तुम किसी पागल खाने में जाकर ही ठीक करवाओ। और उसके बाद सिक्योरिटी मिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब शू और हुनैन दोनों घर पर आते हैं, तब शू को घर की चाहिए होती है। वह हुनैन के पॉकेट को चेक करके उसमें से खुद निकालती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुनैन की कजिन सिस्टर घर पर आ जाती है और वह फालतू की चीजें करने लग जाती है। शू जबकि उसे टच भी नहीं करती और न ही उससे कुछ करने के लिए कहती है, लेकिन वह खुद की ही एक्टिंग से जबरदस्ती अपने भाई को देखकर जमीन पर गिर जाती है और उसे कहने लगती है कि भाभी ने मुझे जबरदस्ती धक्का दिया है। लेकिन जब हुनैन उसे यह कह देता है, मैंने पीछे से सब कुछ देख लिया था, उसने तुम्हें छुआ तक नहीं है, तब उसका मुंह बन जाता है और शू पीछे से ये कहकर निकल जाती है, तुम्हें अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ये सारी चीजों से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। जैसे ही शू वहाँ से चली जाती है, तब हुनैन की बहन उससे कहती है, आपको क्या जरूरत थी इस गांव की गंवार को अपनी फियांसे बनाने की, जबकि आंटी भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिस पर हुनैन कहता है, इससे तुम्हें बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ। दादाजी को ये पसंद है, बस मुझे और किसी चीज़ से भी कोई मतलब नहीं है। और फिर उसकी बहन भी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वह हुनैन के हाथ में रात वाली चोट देख लेती है और जब पूछती है कि यह कैसे लगी, हुनैन बताने से मना कर देता है और यह भी कहता है, ये जाकर तुम मेरी मॉम को बताना मत, क्योंकि वह फालतू में टेंशन लेंगी। लेकिन उसकी बहन कहाँ मानने वाली थी, सब तो यहाँ पर आग ही लगाने में लगे हुए हैं। वह तुरंत जाकर वहाँ पर चुगली कर देती है और उसकी मॉम शू को डांटने के लिए ऑफिस पहुँच जाती है और जाते ही उसे कहती है, मेरे बेटे के हाथ में इतनी बड़ी चोट सिर्फ तुम्हें बचाने के चक्कर में लगी है, इसलिए तुम इस ऑफिस से निकल जाओ और हमारी जिंदगी से भी। तुम्हारे जैसे गांव के गंवार लोगों के पीछे पता नहीं मेरा बेटा इतना पागल कैसे हो गया है। तुमने ही चुड़ैलों की तरह मेरे बेटे पर कुछ जादू किया होगा, तभी मेरा बेटा तेरे पीछे है। शू से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे बुरा तो बहुत ज्यादा लगता है। तभी उसकी माम उसे 50 मिलियन का ऑफर कर कहती है, मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जिस पर पहले तो शू चेक ले लेती है, लेकिन बाद में उसे फाड़कर उसी के मुंह पर फेंक देती है और कहती है, मुझे इतने पैसों से तुम लोग अगर खरीदना चाहते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। मैं यहाँ से जाऊंगी जरूर, लेकिन अपनी मर्जी से। अगर मैं अपनी मर्जी से आई हूँ तो तुम लोग कोई नहीं हो मुझे भेजने वाले। जिसके बाद जैसे ही वह ऑफिस से निकलती है, उसे हुनैन मिल जाता है। वह कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाओगी। जिस पर पीछे से उसकी मॉम और बहन दोनों दौड़ते हुए आती हैं और उसकी बहन कहने लगती है, इसने तुम्हारी मॉम को मारा है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा। जिस पर दोनों अपने मन में यही सोचते हैं कि सुबह सुबह इसके साथ जो हुआ इससे अभी भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर फिर हुनैन उन दोनों के सामने भी शू की ही साइड लेता है। तो उसकी मॉम पूछती है, आखिर इसमें तुम्हारे साथ ऐसा किया क्या है जो तुम उसके पीछे इतने पागल हो। जिस पर वह जवाब देता है, मुझे बस इतना पता है कि मेरे दादाजी को यह पसंद है। और फिर उसकी बहन आग लगाने के लिए यह तुरंत बोल पड़ती है, मैंने 2 दिन पहले इसे किसी लड़के के साथ देखा था। लेकिन हुनैन उसके गंदे जुबान खोलने से पहले ही उसे जवाब दे देता है कि वो दोनों दोस्त हैं और मुझे उनके बारे में पता है। उसके बाद फिर वह अपनी मॉम और बहन दोनों को डांट कर वहाँ से जाने को कहता है और वे दोनों अपना मुंह लेकर वहाँ से चली भी जाती हैं। उसके बाद हुनैन का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। वह अपने कैबिन में बैठकर सिर्फ शू के बारे में ही सोचता रहता है और वह अपने स्टाफ को बुलाकर बहुत ही ज़्यादा डांट लगाता है और फिर वह शू को भी अपने पास बुलाता है। जैसे ही वह जाती है, वह उसे तुरंत उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने के लिए कहता है। जैसे ही शू मना करती है और कहती है कि मैं क्यों लगाऊं, तब वह तुरंत जवाब देते हुए कहता है, क्या जिसने तुम्हें बचाया तुम उसे एक दवाई भी नहीं लगा सकती। यह सुनकर शू तुरंत ही दवाई लेकर बैठ जाती है उसके हाथों पर लगाने के लिए। और तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है लिनन का। वह उसे एक पार्टी में डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था, ये कहकर कि पिछली पार्टी में तो तुम जल्दी चली गई थी, पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था, लेकिन इस पार्टी में मैं तुम्हें पर्सनली घर तक छोड़ने आऊंगा। ये सारी बातें जब उन दोनों के बीच कॉल पर चल रही थी, तभी हुनैन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रहा था, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अपने फियांसे के आगे ही अपने प्यार की बातें कर रही है। अब इस इनविटेशन को पहले तो शू एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन हुनैन कुछ और ही सोचता है और वह उसे तुरंत ओवर टाइम करने के लिए ऑफिस में कह देता है। जब शू ओवर टाइम करने के लिए मना करती है, तब हुनैन कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें मेरी हर चीज माननी पड़ेगी। और यह कहकर वह उसे फोर्सफुली ओवर टाइम करने के लिए ऑफिस में रोक देता है। फिर वह अपने डेस्क पर जाकर लिनन को कॉल करती है और उसे मना कर देती है कि वह आज रात भी डिनर के लिए नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसे आज ऑफिस में ओवर टाइम करने को कहा गया है। जिसके बाद वह अपना ओवर टाइम खत्म करके अगले दिन जब हुनैन के कैबिन में मिलने जाती है और उसे कहती है कि उसने सारा काम खत्म कर लिया है, तभी उसके पेट में जोर से दर्द होता है और वह उसी के सामने बेहोश हो जाती है। तब हुनैन उसे उठाकर घर ले आता है और एक डॉक्टर को दिखाता है। तब डॉक्टर उसे कहती है कि शरीर में पानी की कमी हो गई थी। लेकिन जब हुनैन शू के स्कर्ट पर लगे स्टेन्स के बारे में डॉक्टर से पूछता है, तब डॉक्टर उसे समझा देती है कि गर्ल्स में यह एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। उसके बाद वह उसके कपड़े चेंज कर देता है और उसे उसके रूम में अच्छे से सुला देता है।
जिसके बाद फिर अगले दिन सुबह जब शू की नींद खुलती है तब वह उसके पास ही होता है और उससे तुरंत माफी मांग लेता है और कहता है, मुझे पता नहीं था कि मेरे ओवरटाइम के चक्कर में तुम्हें इतना झेलना पड़ेगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी ओवरटाइम करने के लिए नहीं कहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद शू उससे पूछती है, तुम तो मुझे डिनर के लिए आज रात में लेकर जाने वाले थे, क्या हुआ, तुम अब मुझे नहीं लेकर जाओगे? जिसके बाद हुनन कहता है, फिलहाल तो मैं रूम के बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चेंज करना है तो तुम कर लो और मैं तुम्हारे लिए सूप भिजवा रहा हूँ। हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। इसके बाद फिर हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनन आइस एंड फायर वाले प्रोजेक्ट की फाइल चेक कर रहा था। तभी उसे लीनन एज अ मॉडल दिखता है और वह गुस्सा हो जाता है शू से कि उसने कैसे लीनन को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया। वह तुरंत ही शू को ऑफिस में बुलाता है और उसे पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वह बताती है, ये मैंने नहीं किया, ये मिंग का आइडिया था, उसने ही पहले से इसे प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया था, आइस एंड फायर वाले में, और मुझे तो सिर्फ इसके साथ डील करने को कहा गया था। जिस पर फिर वह उसे कुछ नहीं कहता और सिर्फ इतना कहता है, ये सब तुमने पर्पसली किया है। जिस पर शू जवाब देते हुए कहती है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मेरा लीनान के साथ कुछ है भी तो उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 महीने के लिए साथ हैं और उसके बाद तुम्हें मुझसे मतलब भी नहीं होना चाहिए था। उसके बाद दोबारा उसका असिस्टेंट अंदर जाता है तो उसे भी वह खूब डांट लगाता है। हुनन अपने असिस्टेंट से पहला सवाल यही करता है, अगर तुम्हारे सामने मैं और लीनान होते तो तुम किसको चूज करते? जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, ऑफ कोर्स सर, मैं आपको चूज करता, मैं ऐसे किसी को क्यों चूज करूंगा जो मुझे पे भी नहीं करता। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हम सीधे शूटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर लीनान एक दूसरी मॉडल के साथ ट्रेनिंग करके शूट कर रहा था, लेकिन उसकी शूट बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। बार बार शू को उनको रोकना पड़ रहा था। जिसके बाद मॉडल शू पर ही चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, तुमसे तो इतना भी नहीं होगा, मैं तो कम से कम यहाँ पर खड़े होकर पोज तो दे रही हूँ, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो क्यों नहीं तुम मुझे आकर दिखा देती हो। जिस पर शू तुरंत स्टेज पर जाती है और पोज करने लगती है लीनान के साथ। तभी वहाँ पर हुनन आ जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि कैसे लीनन और शू की पैर की सब तारीफ कर रहे हैं। जेलसी के कारण वह तुरंत स्टेज पर जाता है और अपनी फियांसे के साथ पैर करके फोटोज के लिए कहता है। जिस पर पहले तो सब मना करते हैं, लेकिन लीनन के पास जाकर वह उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, मैं अपने फियांसे के साथ एक भी फोटो क्यों नहीं खिंचवा सकता। और फिर वह जैसे ही पोज मारने लगता है तभी साइड से एक फ्लैशलाइट शू के ऊपर गिरने लगती है। हुनन उसे बचाता है और दोनों जमीन पर साथ में गिर जाते हैं। तभी वह तुरंत शू को उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। शू को पैर में बहुत ज्यादा चोट आई थी, वह चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसे ऑफिस जाना था शूट कंप्लीट करने के लिए। हुनन उसे घर पर ही रोक देता है। शू मेडिसिन लगाने से भी मना कर रही होती है हुनन को, लेकिन वह जबरदस्ती उसके पैर पर लगाता है और उसे घर पर ही रहने को कहता है। मेडिसिन लगाने के बाद जैसे ही शू थोड़ा सा चलने की कोशिश करती है वह तुरंत ही गिर जाती है। तभी हुनन उसे जोर से डांटता है और कहता है, घर पर ही रहो वरना तुम्हारे साथ आज अच्छा नहीं होगा। और फिर हुनन के फोन पर कॉल आता है ऑफिस से कि अचानक से सारे लाइट वाले रिजाइन करके चले गए हैं और ऑफिस में भी लाइट आना बंद हो गया है। जिसके बाद शू हुनन से कहती है, मुझे लैपटॉप दे दो, मुझे बस बैठकर देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर इसके पीछे है कौन, कहीं हमारे डिजाइन में चोरी ना हो जाए। और जैसे ही वह लैपटॉप लेती है और उस पर देखना शुरू करती है कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, तब उसे पता चलता है कि मिंग ग्रुप है जो कि हो सकता है डिजाइन चोरी करने के लिए ऐसा कर रहा हो। जिसके बाद हमें अगले दिन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शू डेस्क पर बैठकर अपना काम कर रही थी और तभी मिंग की बहन आकर उस पर चढ़ने लगती है, तुमने मिंग ग्रुप के आइडिया को चुराया है। आइस एंड फायर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पहले ही मिंग ग्रुप में लॉन्च कर दिया गया था 2 महीने पहले, लेकिन वो ग्रुप ने उसे अब लॉन्च किया है चोरी करके। वह इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाती है। तभी शू कहती है, तुम ये मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो, तुम ये क्यों नहीं सोचती कि हो सकता है उन्होंने हमारे आइडिया को कॉपी किया हो। जिस पर वह कहती है, उनके डिजाइनर्स वेल नोन डिजाइनर्स हैं, लेकिन तुम एक गांव की गंवार हो, तुम ही ने कॉपी किया होगा, वो लोग तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी हुनन आता है और वहीं पर सब पर चिल्लाता है, ऑफिस में क्यों इतना शोर मचा रहे हो। जिसके बाद वह बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शिफ्ट हो गई है 2 दिन आगे इसकी वजह से। जिस पर शू कहती है, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करना चाहती हूँ और सबको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने डिजाइन कॉपी नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने ही हमारी डिजाइन कॉपी की है। हुनन थोड़ा सा सोचता है, लेकिन शू उसे तुरंत पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जिस पर वह हाँ है में जवाब देता है। और फिर अगले दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। शू और हुनन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही थी, साथ ही डिजाइन चोरी को लेकर पूरा ऑफिस परेशान था और अब मामला पहुंच चुका है सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, जहां पर जैसे ही ज्वेलरी को सॉफ्ट लॉन्च किया जाता है तभी सारे रिपोर्टर्स पीछे पड़ जाते हैं शू के और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसने यह डिजाइन कॉपी क्यों की है। तभी वह सबको जवाब देते हुए कहती है कि उनका डिजाइन 2 दिन पहले आया है और हमारा डिजाइन मार्केट में अराउंड बहुत पहले आ चुका है, इसलिए आप लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए, आप लोग जो भी कुछ कह रहे हो। जिसके बाद रिपोर्टर जब प्रूफ मांगता है तब लीनान खड़े होकर सबको प्रूफ देता है कि मैं ही हूँ वह स्पोक्स पर्सन और मैंने ये शूट अराउंड हफ्ते भर पहले ही कंप्लीट कर ली थी। जिसके बाद रिपोर्टर्स इस प्रूफ को नहीं मानते क्योंकि वह लोग समझते हैं कि लीनान का कुछ पर्सनल कनेक्शन है शू से। जिसके बाद शू कहती है कि अगर आप लोगों को इस चीज से भी भरोसा नहीं होता तो मेरे पास एक वीडियो है आप लोगों को दिखाने के लिए। यह रही वह वीडियो और इनफैक्ट जिस टाइम की यह वीडियो है उस टाइम मिंग हमारे कंपनी में काम करती थी और उसे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है। जिसके बाद से रिपोर्टर्स कन्विंस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तो इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मिंग ग्रुप ने आपके डिजाइन्स चुराए हैं। जिस पर शू उन्हें हाँ में जवाब देती है और फिर वहाँ पर मिंग की बहन तुरंत ही दौड़ते हुए आती है और कहती है,
तुम्हारी सारी बातें झूठ हैं, क्योंकि मैंने यह डिजाइन 2 महीने पहले ही लॉन्च कर दिया था और मेरे पास एक मैगजीन है जो इस चीज का प्रूफ है। वह उस मैगजीन को हाथ में लेकर आती है और सबको दिखा देती है। सब मान जाते हैं कि यह तो सच कह रही है, लेकिन जैसे ही शू उससे पूछती है कि आखिर यह मैगजीन पब्लिश कहाँ हुआ था, जिस पर वह कहती है जापान में, तब शू पूछती है अगर यह जापान में पब्लिश हुआ है तो फिर यह चाइनीज में कैसे लिखा है, जिस पर वह जवाब देती है क्योंकि चाइनीज पीपल को जापान की लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए डिफरेंट लैंग्वेज में भी पब्लिश होती है। जब मिंग की बहन देखती है कि शू के पास और कोई भी बात नहीं बची है तो वह तुरंत उसे कहने लगती है मेरे डिजाइन चुराने के लिए तुम्हें मुझसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। एक गांव की गमवार भला और क्या कर सकती है, उसे ना डिजाइन बनाने आते हैं ना कुछ करने, बस कॉपी करना अच्छे से आता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद तो हमारी शू चुप रहने वाली नहीं थी। वह तुरंत ही वहाँ बैठे सारे लोगों से पूछने लग जाती है क्या आप लोगों ने इस मैगजीन को इससे पहले कभी पब्लिश होते हुए या मार्केट में देखा है, जिस पर सारे लोग तो पहले सोचने लग जाते हैं और फिर मैगजीन को देखकर एकदम सही मना कर देते हैं, यह कहकर कि आप सही कह रही हैं, यह मैगजीन तो मार्केट में कहीं से कहीं तक नहीं है। वहीं पर वह मिंग की बहन झूठी साबित हो जाती है और फिर सबके सामने उसकी बहुत तगड़ी बेइज्जती होती है, लेकिन वह तुरंत ही सबको कहने लगती है मैं किस मैगजीन को चूज करती हूँ यह तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें इस चीज का हक नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे किस मैगजीन को चूज करना चाहिए। लेकिन जैसे ही शू उससे पूछती है क्या कलर चेंजिंग डिजाइन तुमने लॉन्च किया था, जिस पर मिंग की बहन कहती है तुम यह कैसी पागल जैसी बात कर रही हो, ये डिजाइन तो तुमने लॉन्च किया है ना। जिसके बाद शू अपने एक डिजाइनर को पेटेंट के साथ खड़ा करती है और सबको फिर पता चल जाता है कि आखिरकार वह डिजाइन था किसका, और यह पेटेंट अराउंड 1 साल पहले ही हो गया था। एक बार दोबारा मिंग की बहन यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। अब इसके बाद थोड़े से आउटरो के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आते ही जैसे ही कुछ रिपोर्टर्स जब हुनैन से सवाल करने लगते हैं तो उसका असिस्टेंट सबको उनसे सवाल करने से रोक देता है। जिसके बाद हुनैन की बहन यह सोचने लगती है ये तो रिपोर्टर्स के सामने ही मेरे भाई को सिड्यूस कर रही है, ये कितनी बेकार औरत है। जिसके बाद फिर ओपनिंग डांस के लिए हम लोग अपनी फीमेल लीड और मेल लीड को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं और जिससे शू नाराज होकर उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे लिनान आता है और आते ही उसे एक ड्रिंक ऑफर कर देता है और वह तुरंत एक सवाल पूछता है क्या आप और हुनैन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में है, जिस पर शू हाँ में जवाब देती है और उस मॉडल को सारी बात बता देती है कि यह कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है और सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही यह भी कह देती है कि वह हुनैन को पसंद नहीं करती। वह जैसे ही यह बात कहती है हुनैन वहाँ पर आ जाता है और यह बात सुन लेता है। तब वह शू को दोबारा रिपीट करने को कहता है तो शू दोबारा एटीट्यूड में आकर रिपीट भी कर देती है। शू को समझ नहीं आता, लेकिन हमारे सीईओ को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उनका दिल भी टूट जाता है। तभी वहाँ पर हुनैन की बहन आ जाती है और हमारे टूटे हुए सीईओ को सहारा देकर कहती है चलो आज मेरे साथ डांस कर लो, जिस पर हुनैन उसे मना नहीं करता और एटीट्यूड से शू के सामने से अपनी बहन के साथ डांस करने चला जाता है। वो दोनों थोड़ी देर डांस करते हैं, जिसके बाद हमारे सीईओ उसे वहीं पर छोड़कर शू के पीछे चले जाते हैं। वहाँ खड़े सारे लोग हुनैन की बहन पर हंसते हैं ये कहकर कि सीईओ को बहन से ज्यादा अभी भी अपनी फियांसे से प्यार है। ये साफ समझ आ रहा है जब उन दोनों की शादी हो जाएगी तब वो दोनों मिलकर इसे घर से लात मारकर निकाल देंगे और कंपनी से भी, और सब हंसने लग जाते हैं। ये बातें सीईओ की बहन के मन में रह जाती हैं और वो गुस्से से लाल हो जाती है और मन ही मन रिवेंज लेने का सोचने लग जाती है। इधर शू भी पार्टी को छोड़कर बाहर चली जाती है और सीईओ उसके पीछे निकल जाते हैं। शू एक दूसरी पार्टी में आती है अपने दोस्त के साथ और वहाँ पर अपनी लव लाइफ को डिस्कस करने लगती है। वो अपने दोस्त को बताती है कि सिर्फ 3 महीने मुझे ये रिलेशनशिप झेलना है, उसके बाद तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट ही जाएगा और मैं सीईओ को छोड़कर चली ही जाऊंगी। लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि ये 3 महीने मेरे लिए आसान नहीं होंगे, क्योंकि उसका परिवार बहुत ही बेकार है। इसके बाद उसकी दोस्त उसे कुछ सजेशन देती है, लेकिन उससे पहले उठकर वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही उसे एक आदमी मिलता है जो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। पहले वो उसकी आंखों के सामने पाउडर उड़ाता है, जिससे हमारी शू बेहोश होने लगती है और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो थोड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर हमारे सीईओ आ जाते हैं और शू को बचा लेते हैं और उन दोनों को भगा देते हैं। इसके बाद वो शू को घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर शू नशे में होती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद डॉक्टर सीईओ से कहती है कि शू इस फियांसे के टाइटल को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, जिस पर सीईओ इस बात को मानने से मना कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने मन से क्लियर है और ना वो मुझसे प्यार करती है। डॉक्टर समझाती तो है, लेकिन सीईओ समझते नहीं और डॉक्टर को भेज देते हैं। जब वो शू के पास बैठते हैं तो वो उन्हें हग कर लेती है, लेकिन सीईओ मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें आग से खेलना नहीं चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शू की नींद जैसे ही खुलती है वो सीईओ को अपने पास देखकर डर जाती है और उनसे कहती है तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो, जिस पर सीईओ बताते हैं कि पहले तुम आसपास देखो कि तुम हो कहाँ पर। तब जब शू अपने आसपास देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो होटल में है, और फिर सीईओ बताते हैं कि डरने की कोई भी बात नहीं है, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तब जाकर शू को थोड़ी सी शांति मिलती है और तभी सीईओ को जुकाम हो जाता है।
जिस पर शू पूछती है, आखिर तुम्हें ये जुकाम कैसे हुआ? जिस पर वो बताते हैं, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कल रात कोल्ड शावर लिया था इसलिए हुआ है। इसके बाद फिर सीईओ कहते हैं, ठीक है नीचे आ जाओ पैक करके। और फिर वो दोनों नीचे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी शू न्यूज़ देखती है कि कल रात कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और वो वही लोग थे जो शू को परेशान कर रहे थे। ये न्यूज़ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीईओ से पूछती है, आखिर तुमने किया क्या? जिस पर वो कुछ जवाब देते हैं और फिर शू उन्हें मेडिसिन लाकर देती है और कहती है, इस मेडिसिन को खाकर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत फायदेमंद है। शू का ऐसा बिहेवियर देखकर सीईओ को लगता है कि शायद शू के मन में उनके लिए कुछ फीलिंग्स आई हैं, इसलिए वो तुरंत उससे पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हें अगर मुझसे अगले 2 महीने में प्यार हो गया तो मेरे साथ रहोगी? जिस पर शू कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर सीईओ कहते हैं, मैं ऐसा करूंगा और तुम्हें अपने पास भी रखूंगा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बातें वो अपने मन में करते हैं, लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शू बैठकर कुछ काम कर रही होती है। एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे बताता है कि आइस एंड फायर ज्वेलरी पहनने से किसी एक कस्टमर की बॉडी में पॉइजन फैल गया है और सारे मीडिया वाले ऑफिस के बाहर हैं, उन्हें रोकना इम्पॉसिबल हो रहा है, क्या आप चलकर हमारी मदद करेंगी? जिस पर वो उनके साथ चली जाती है और जैसे ही बाहर जाती है सारे मीडिया वाले शू से सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो लोग यही पूछने लगते हैं कि क्या आप ही ने इस प्रोडक्ट की डिजाइन बनाई थी और अब इससे पॉइजन फैल रहा है, तो क्या इस प्रोडक्ट को हम एक फेलियर मान लें और आपके सक्सेस को भी? जिसके बाद शू कहती है, हमारा प्रोडक्ट इंस्पेक्शन पर है और अगर ऐसा कुछ हमें पता चलता है तो हम जरूर इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल इस प्रोडक्ट को हर कस्टमर ने पसंद किया है, पता नहीं इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो पॉइजन फैल गया। हम इस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप लोगों को अपडेट भी कर देंगे। जिस पर एक रिपोर्टर पूछती है, उसमें रेडियो एक्टिव तत्व थे? लेकिन शू मना कर देती है और कहती है, जरूर आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक नेकलेस में भला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? तभी वहाँ पर एक औरत आती है और हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स देकर कहती है, मेरी बेटी को तुम्हारा ही नेकलेस पहनाने के बाद यह पॉइजन हुआ है और मेरे पास रिपोर्ट है। वह तुरंत शू को गालियां देना शुरू कर देती है और उस पर हाथ भी उठाती है, लेकिन शू उसका हाथ रोक देती है और उसे शांत रहने को कहती है। जो भी चीज है हमारी कंपनी इन्वेस्टिगेट करके आप लोगों को जरूर बताएगी और यह जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद सारे मीडिया वाले शू से सवाल करना बंद नहीं करते। फिर हम देखते हैं शू हमारे सीईओ के आगे उन्हें बता रही थी एक एक प्रोडक्शन का स्टेप इस आइस एंड फायर नेकलेस का किसी में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज नहीं हुआ है। यह जरूर किसी की चाल है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है और इस प्रोडक्ट को अनसक्सेसफुल बनाना चाहता है। जिस पर सीईओ कहते हैं, लेकिन यह किसी ने सिंपली तो नहीं किया होगा, इस बात की इन्वेस्टिगेशन हमें करनी ही होगी कि आखिरकार ये है कौन जो हमारे प्रोडक्ट्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिला रहा है। इसके बाद वहीं पर हमारे सीईओ का असिस्टेंट आता है और कहता है, हमारे प्रोडक्ट्स में सच में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद थे, जिन लोगों ने भी वह प्रोडक्ट खरीदे थे वह इस चीज से अफेक्टेड हैं। तभी शू और सीईओ इस चीज के बारे में सोच ही रहे थे कि वहाँ सीईओ की मॉम आ जाती हैं और वह कहना शुरू कर देती हैं शू के बारे में, वह ऐसी ही लड़की है, उसके चक्कर में आज हमारी फैमिली को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। उसी ने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया था, वही आइस फायर डिजाइन की हेड है और इसलिए बाहर दुनिया हमारे बारे में भला बुरा कह रही है। तुम इसे जल्दी से कंपनी से निकाल दो ताकि हमारी कंपनी का और ज्यादा नाम खराब ना हो। जिस पर शू वहीं पर खड़ी होती है और तुरंत बोलना शुरू कर देती है, मैं तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी, इसके मैनेजर तो सीईओ ही थे, इसका मतलब इन्हें भी इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर ही तो सीईओ की माँ बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है, वह वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है, यह क्या तरीका हुआ? तू मेरे बेटे को कंपनी से निकालने की बात कर रही है, मैं तुझे इस कंपनी से लात मारकर बाहर फेंक दूंगी, अपनी औकात में रहो। और फिर इसी बीच सीईओ अपनी मॉम से कहते हैं, इस कंपनी की जिम्मेदारी आपने मुझ पर छोड़ी है, आप घर जाइए और मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। जिस पर सीईओ की मॉम उनसे भी गुस्सा हो जाती है और मुंह चिढ़ाकर वहाँ से निकल जाती है। जाते जाते कहती हैं, अगर तुमने इस औरत को इस कंपनी में रखा तब तुम खुद रिग्रेट करोगे अपने डिसीजन पर, क्योंकि इसके वजह से एक दिन सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और यह कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी। और फिर शू की तरफ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी सीईओ, उनका असिस्टेंट और शू वहीं पर खड़े रह जाते हैं। सीईओ कहते हैं शू से, तुम्हें इन सब की बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इस कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। इसके बाद सीईओ के असिस्टेंट के फोन में कॉल आता है कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और प्रॉब्लम रॉ मटेरियल में है। तभी सीईओ अगली फ्लाइट की टिकट कराने को कहते हैं और वह लोग वेयर हाउस विजिट करने के लिए अगले दिन जाने का प्लान कर लेते हैं। यह बात पता लग जाती है वेयर हाउस के ओनर को और वह इन दोनों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग करके पहले से ही रखता है और साथ ही अपनी अय्याशी भी अच्छे से करता है। इसके बाद इधर हम अपने हीरो हीरोइन को देखते हैं, पहुँच जाते हैं वेयर हाउस को देखने के लिए, जहाँ उन्हें पता चलता है कि रॉ मटेरियल्स में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पता नहीं कैसे यह बात फैल गई कि रॉ मटेरियल्स में दिक्कत है। तभी जब यह लोग वेयर हाउस के अंदर रहते हैं, वेयर हाउस का ओनर भी वहीं पर रहता है, वह उन लोगों को वेयर हाउस दिखाता है और फिर अचानक से कॉल का बहाना करके वेयर हाउस के बाहर आ जाता है। तभी उसी वेयर हाउस में आग लग जाती है और सीईओ हमारी हीरोइन को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वह दोनों जैसे ही निकलते हैं कि तभी वेयर हाउस में जोर से एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें हमारे हीरो हीरोइन दोनों बेहोश हो जाते हैं।
इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन को होश आता है और वह सिर्फ सीईओ को ढूंढने के लिए भागती हुई जाती है। और फिर जैसे ही अंदर उनका तो ऑपरेशन चल रहा होता है। जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है डॉक्टर्स कहते हैं ये खतरे से बाहर है लेकिन कब उठेंगे हमें पता नहीं। जिसके बाद हमारे सीईओ असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल रूम में अकेले थे। तभी वह उठ जाते हैं और एक्टिंग करते हैं ऐसे जैसे कि सब कुछ सही है। और फिर उन दोनों में बात होना शुरू हो जाती है कि आखिर यह किया किसने। जिस पर सीईओ अपने असिस्टेंट से कहते हैं तुम वेयर हाउस के मालिक पर ध्यान दो, मुझे उसी पर बहुत ही ज्यादा शक है। जिस पर असिस्टेंट कहता है ठीक है सर, आप जैसा कहें। और तभी हॉस्पिटल रूम के गेट पर हमारी हीरोइन आ जाती है। उसे देखकर हमारे सीईओ दोबारा कोमा में रहने की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी वह उन्हें देखती है, उनके पास बैठती है लेकिन बहुत ही ज्यादा रोती है ये सोचकर कि यह सब कैसे हो गया और अपने आप को दोष देती है। जिसके बाद वह जैसे ही रूम से बाहर जाती है और असिस्टेंट अंदर आता है तभी दोबारा एक्टिंग खत्म होती है और हमारे सीईओ उठ जाते हैं और कहना शुरू कर देते हैं वेयर हाउस ओनर के बारे में और अपने सिस्टम से कहते हैं स्पेशली उसी पर ही ध्यान दो और किसी पर मत दो। जिसके बाद शू दोबारा वहाँ पर आती है और उसे देखकर ये लोग दोनों दोबारा एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर वह वहीं पर वेट करते करते सो जाती है। उसको सोता हुआ देख हमारे सीईओ उठते हैं और उसे ढककर उसके फॉरहेड पर एक किस करते हैं और कहते हैं तुम्हें जल्दी ही सब सच का पता चल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की मेरे बारे में जरूरत नहीं है। इधर हमारी हीरोइन नींद में यही कहती है ये सब क्या हो गया, तुम्हें ठीक होना चाहिए था, पर तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। और फिर हमारे सीईओ को यह मोमेंट बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। फिर वह एप्पल खाते हैं और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन की नींद खुलती है और वह सीईओ की तरफ जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और कहना शुरू कर देती है तुम प्लीज उठ जाओ, अगर तुम उठ जाओगे तो तुम जो बोलोगे मैं वह करने को तैयार हूँ। और तभी हमारे सीईओ की आंख वहाँ पर खुल जाती है और वह कहने लगते हैं पक्का ना, जो मैं बोलूँगा वही करोगी। तभी हमारी हीरोइन वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर ब्लश करना शुरू कर देती है कि तभी हमारे सीईओ कहते हैं अब मैं उठ ही गया हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। जिस पर शू जब कोई जवाब नहीं देती तब सीईओ कहते हैं अभी तो तुमने कहा था कि अगर मैं उठ जाऊंगा तो जो मैं बोलूंगा वह करोगी, अब क्या हो गया। जिस पर हमारे सीईओ बड़े ही फिल्मी तरीके से प्रपोज करते हैं हमारी हीरोइन को और कहते हैं जो दिल से तुम्हारे ही लिए धड़कता है प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो और उससे पूछती है क्या तुमने इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी को कहा है। जिस पर सीईओ बताते हैं मुझे उसी वेयर हाउस ओनर पर शक है और जरूर उसी ने कुछ ऐसा मेरे खिलाफ प्लान किया होगा। जिसके बाद फिर वह दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं उठ जाऊंगा तो तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, तो तुम प्लीज मुझसे शादी कर लो। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है कोई तो बाहर आ गया है, तुम जल्दी से सो जाओ। जिस पर सीईओ कहते हैं मुझे मेरा जवाब नहीं मिला। तब शू उनसे कहती है तुम अभी सो जाओ, इस चीज का जवाब तुम्हें 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। और फिर हमारे सीईओ दोबारा एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं कोमा में होने की। तभी हमारी हीरोइन जाकर गेट खोलती है तो वहाँ पर वही वेयर हाउस का ओनर होता है। वह कहता है जो भी प्रॉब्लमैटिक मटेरियल थी वह सारी आइडेंटिफाई हो गई है और इन सब के पीछे वेयर हाउस कीपर का हाथ था। वेयर हाउस का ओनर यही नहीं रुकता, वह बोलना शुरू कर देता है कि इलीगल ही कुछ लोग यहाँ पर स्मोक भी कर रहे थे और इसलिए वहाँ पर आग लग गई। जिसके बाद जब पूछता है कि सीईओ कैसे हैं, जिस पर हमारी हीरोइन कहने लगती है वह अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेकिन जल्दी ही हो जाएंगे। जिसके बाद वह कहता है मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ेगी इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। जिस पर हमारी हीरोइन उसे हाँ में जवाब देती है और वह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता है जहाँ पर वह प्रेस को साफ साफ चिल्लाकर बता देता है यह सारी गलती वेयर हाउस कीपर की थी, उसी ने आग लगाई है और यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है। जिसके बाद वह सबको यह भी बताता है कैसे आइस एंड फायर प्रोजेक्ट के हेड और कंपनी के सीईओ दोनों ने इस प्रोजेक्ट को चीप रखने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलाना शुरू कर दिया था। यह सारी चीजें बैठकर वहीं पर हमारी हीरोइन और सीईओ का असिस्टेंट भी सुन रहे थे। तभी वह लोग इसके पूरे बोलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसकी स्पीच खत्म हुई हमारी हीरोइन उठकर तुरंत कहने लगी मुझे तो पूरा डाउट है तुमने नहीं किया है। जिस पर मीडिया कहना शुरू कर देती है कि अगर आपके पास क्या प्रूफ है किसने किया है। जिस पर हमारी हीरोइन वहीं पर रिकॉर्डिंग खोलकर सबको सुनवा देती है कि कैसे इसमें सीईओ ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग की थी और फिर उन दोनों के होटल रूम का फुटेज भी सबको वहाँ पर दिखा देती है और यहीं पर इसका पर्दाफाश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो और हीरोइन एक साथ रूम में बैठे हुए थे जहाँ पर सीईओ पूछते हैं कि तुमने मुझे अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। जहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है मैंने तुमसे 2 महीने रुकने को कहा था, अब तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे शांति से सोने दो। जिस पर हमारे सीईओ कहते हैं कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अब जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। फिर वो वहाँ से उठकर दूसरे रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है और उनको एक बुक देता है, कहता है इसे पढ़ो, जो बुक होती है लड़कियों के बारे में। पहले तो सीईओ ये सोचते हैं कि इस बुक को पढ़कर क्या करेंगे क्योंकि उन्हें किसी को चेस नहीं करना, लेकिन उसके बाद वो उसे पढ़ते हैं और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बिल्कुल ही चेंज हो गए थे और हमारी हीरोइन के लिए वेट कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर आती है उससे कहते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो हम दोनों कहीं घूम के आते हैं। वो दोनों बाहर घूम ही रहे थे कि हमारी हीरोइन उनसे पूछती है आपकी इंजरी कैसी है। जिस पर वो बताते हैं
थोड़ी सी ठीक है बट इतनी भी ज्यादा नहीं है, अभी हमें घूमने पर ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक औरत आती है, वो रोज बेच रही होती है और इन दोनों के पास आकर पूछती है, क्या आप दोनों एक कपल हैं? जिस पर ये दोनों साफ मना कर देते हैं और सीईओ जवाब देते हैं, हम दोनों एक अनमैरिड कपल हैं। जिस पर वो कहती है, कोई बात नहीं, आज बहुत ही अच्छा दिन है, अगर आज अपने साथ पार्टनर को एक रोज देते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ हमेशा रहेगा। ये सुनकर हमारे सीईओ तुरंत से जाकर वो रोज खरीद लेते हैं और फिर हमारी हीरोइन को देते हैं, जिस पर हमारी हीरोइन ये लेने से मना कर देती है और हमारे सीईओ का दिल वहीं पर बैठ जाता है। वहीं पर हमारी हीरोइन कहती है, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे रोजेस दो। जिसके बाद हमारे सीईओ कहते हैं, मैंने अपने दिल की सारी बात तुमसे बता दी थी और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये भी मैंने तुमसे साफ साफ बता दिया था, तो फिर इसमें अच्छा क्या नहीं लगता कि मैं तुम्हें ना दूं फूल, मैं तो दूंगा। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है, चलो हम हमारे डेस्टिनी को टेस्ट करते हैं एक गेम खेलकर। फिर वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ से हमारी हीरोइन सीईओ को बताती है, डेस्टिनी को टेस्ट करते हैं, हम दोनों यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और अगर हम दोनों मिल गए तो डेस्टिनी हमें एक साथ रखना चाहती है और यदि हम दोनों नहीं मिले तो हम दोनों शादी नहीं करेंगे। जिसके बाद ये गेम हमारे सीईओ एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन चलते चलते एक जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ पर खड़े होकर सोचती है कि अब बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, शायद हम दोनों का डेस्टिनी में मिलना लिखा ही नहीं होगा, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। और फिर वो काफी निराश होती है और एक फैमिली को देखती है और अपने फैमिली को याद करती है और फिर अपने मन में कहने लगती है, अगर मुझे वो डिजीज नहीं होता तो शायद मुझे आज मेरे मॉम डैड का चेहरा याद होता। जिसके बाद तुरंत वहीं पर बारिश शुरू हो जाती है और हमारी हीरोइन भीगने लगती है। तभी हमारे सीईओ वहीं पर आते हैं और उसको अम्ब्रेला ऑफर करते हैं और उससे कहते हैं, तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो? तब सीईओ कहते हैं कि हम दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा था, तो हम दोनों मिल गए। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देना चाहती हो कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही थी? जिस पर हमारी हीरोइन बताती है कि मैं अपने मॉम डैड को याद कर रही थी। जिस पर जब सीईओ पूछते हैं, क्या तुम्हारे मॉम डैड इस शहर में रहते हैं? जिस पर शू उन्हें बताती है कि वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जिस पर हमारे सीईओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो हमारी हीरोइन को एक बहुत ही अच्छे से जगह पर लेकर जाते हैं और उसको 2 स्टार्स दिखाते हैं और कहते हैं, जब भी कोई अपना हमसे दूर हो जाता है तब वो एक स्टार बनकर हमें ब्लेस करता है और वो दोनों तुम्हारे मॉम और डैड हैं। वो लोग बस अलग जगह पर चल रहे हैं लेकिन वहाँ से भी वो तुम्हें देख रहे हैं। और फिर तभी वहाँ पर फायर क्रैकर्स ब्लूम होना शुरू कर देते हैं और फिर सीईओ कहते हैं कि अगर फायर क्रैकर्स के वक्त एक कपल किस करता है तो वो लोग हमेशा के लिए ब्लेस हो जाते हैं। जिस पर इसी बात को कंटिन्यू करते हैं हमारे सीईओ और कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डिसीजन का वेट करूंगा लेकिन मुझे ज्यादा दिन इंतजार मत करवाना। और फिर तभी हमारी हीरोइन वहीं पर उनसे पूछती है कि क्या अगर टैंग टैंग वापस आ गई तो तुम मेरे और उसके बीच में किसको चूज करोगे? जिस पर सीईओ कहते हैं, तुम मेरा प्रेजेंट हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है तो मैं उसे क्यों चूज करूँगा। यह सुनकर हमारी बहन को सजती है और वह तुरंत ही हमारे सीईओ को गाल पर एक किस देती है। तभी हमारे सीईओ से रहा नहीं जाता, वह सब कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके लिप्स पर किस कर लेते हैं। जिसके बाद सीईओ कहते हैं, क्या हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए? लेकिन शू कहती है, मैं इतनी जल्दी तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने तो तुम्हें अभी ही जाना है। और फिर वो दोनों बातें करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और इधर हम टंग टंग को देखते हैं जो कि सीईओ की लाइफ में वापस आने की कोशिश करना शुरू कर देती है। इधर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक दिन हमारी हीरोइन मॉडलिंग के लिए जाती है और वहाँ पर हमारे सीईओ को काम पर जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वह अपनी एंगेजमेंट वाली डे सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन हमारी हीरोइन यहाँ पर काम होता है और वह ऑफिस जाने का सोचती है। जिसके बाद वह कहती है, ठीक है तो मुझे लेने आ जाना। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे सीईओ वहाँ से निकल जाते हैं शू को पिक करने के लिए। तभी रास्ते में उन्हें मिल जाती है हमारी टांग टांग और वह उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। तभी हमारे सीईओ गाड़ी रोकते हैं और फिर उसे देखकर नीचे उतरते हैं। जब उससे पूछते हैं क्या वह ठीक है, जिस पर वह हमारे सीईओ को कुछ कहती है, उसे पहले वहाँ पर एक आदमी आ जाता है उसके पीछे और शुरू कर देता है चिल्लाना, तुम यहाँ से चलो, कहाँ भाग रही हो, और उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी हमारे सीईओ उसे उस आदमी से बचाते हैं और साथ में कुछ पैसा दे देते हैं। जिसके बाद वह आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर सीईओ पहचान जाते हैं कि यह टैंग टैंग है और उसे लेकर एक होटल में आ जाते हैं और उसे रेस्ट करवाते हैं। इधर हमारी हीरोइन परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी मॉडलिंग खत्म हो गई थी और जैसा कि सीईओ ने कहा था कि वह लेने आएंगे, वह वेट कर ही रही थी। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है और हमारे सीईओ नहीं आते तब उन्हें कॉल करती है। जब कॉल करती है तब उनका फोन भी बंद आता है। इससे वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर उन्हें ढूंढने के लिए निकलती है। और फिर रास्ते में वह देखती है कि उनकी गाड़ी एक होटल के सामने खड़ी थी। वह अंदर जाती है। तब जाते ही वह देखती है कि सीईओ टांग टांग के साथ बेड पर थे और वह तुरंत जाकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यह कौन है? जिस पर टांग टांग तो एक्टिंग करना नहीं छोड़ती और तुरंत हमारे सीईओ से कहने लगती है, मेरे चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, तो मुझे छोड़कर मत जाओ, और उन्हें हग कर लेती है। यह सब शू देख रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जिस पर हमारे सीईओ कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें सारी एक्सप्लेनेशन बाद में आकर दे दूंगा। तभी वहाँ पर खड़े खड़े शू सोचती है,
अब मुझे किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। मैं आंखों के आगे देख रही हूँ कि तुम उसे कैसे पकड़कर बैठे हो। जिसके बाद हमारी हीरोइन अपनी एंगेजमेंट पर आती है और स्टेज पर चढ़कर सबको अनाउंस कर देती है कि आज की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। जिस पर सारे लोग उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्या हुआ, किसने एंगेजमेंट कैंसिल किया, तुमने या सीईओ ने। जिस पर वह कहती है, मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं देती, इसलिए मुझसे सवाल मत करो। आज की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। तभी वहाँ पर हमारे सीईओ की एंट्री होती है और फिर वह पूछते हैं, शू तुमने ऐसा क्यों किया, एंगेजमेंट कैंसिल क्यों की। जिस पर शू मन में कहती है, जो तुम्हारी इच्छा थी वह तो हो ही गई, टंग टंग तुम्हारी लाइफ में आ गई थी, तो अब तुम्हें किस चीज की दिक्कत है। और बात रही एंगेजमेंट की, तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। तभी वहाँ पर दादाजी जोर जोर से सीईओ से पूछना शुरू कर देते हैं, एंगेजमेंट क्यों कैंसिल हो रही है, क्या तुमने कुछ किया है। जिस पर सीईओ की माँ भी बोलना शुरू कर देती है, यह तो कंट्री साइड से आई हुई लड़की है, शहर की लड़की होती तो शायद हमारे सबके सामने यहाँ पर बिहेव नहीं करती, लेकिन एक गांव की आई हुई लड़की से आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। जिसके बाद दादाजी बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इसी बीच में उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। सब फिर दादाजी की तरफ भागते हैं और इधर सीईओ कहते हैं, जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आओ, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर शू जब दादाजी को देखती है, तब सीईओ की कजन सिस्टर बीच में बोलना शुरू कर देती है, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं है, दादाजी की यह हालत करके तुम उनके पास जाना चाहती हो। इस परिवार से निकल जाओ, तुम सिर्फ हमारी बर्बादी लेकर यहाँ पर आई हो। तभी सब लोग दादाजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर मिंग पीछे से आता है और हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तभी गेट पर वहाँ सीईओ होते हैं जो कि शू को दादाजी से मिलने नहीं देते और यही कहते हैं, यदि दादाजी को कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है। तभी वहाँ पर मिंग और टैंग टैंग दोनों आ जाते हैं। टैंग टैंग आते ही सीधा पूछना शुरू कर देती है, दादाजी कैसे हैं, मैंने सुना उनके बारे में, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तभी वह जैसे ही शू को देखती है एक्टिंग करना शुरू कर देती है और फिर शू उसे चुप करवाती है और बस एक टच ही करती है कि वह जमीन पर गिर जाती है, जिससे हमारे सीईओ को उसकी सिंपैथी मिल जाती है। वह कहने लगती है, कोई बात नहीं, लगता है कि शू का मुझसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मेरी वजह से उसकी एंगेजमेंट कैंसिल हुई है, तो प्लीज आप लोग उसे कुछ मत कहिए। और यहाँ पर वह विमेन कार्ड खेलना शुरू कर देती है, जिससे हमारी हीरोइन का भी मुंह बंद हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ मिंग आता है और वह सिंपैथी देना शुरू कर देता है और कहता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा। फिर वह उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारी हीरोइन कहती है, नहीं, मुझे अकेले रहना है। और फिर वह रास्ते पर भटकना शुरू कर देती है। तभी उसे कॉल आता है और पता चलता है कि दादाजी की सर्जरी सक्सेसफुल रही है, लेकिन वह कब उठेंगे किसी को पता नहीं है। जिस पर मिंग उसे समझाता है, यह सब तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। जिस पर हमारी हीरोइन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन में कैसे ना लूं, ये मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ध्यान रखना। जिसके बाद वह कॉल करती है और डॉक्टर जी के बारे में पता लगवाती है। तब पता चलता है कि वह डॉक्टर तो कहीं गए हुए हैं। और तभी मिंग कहता है, अगर आप किसी को ढूंढ रही हो तो मैं उसको आपको ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। जिस पर शू उसे डांटते हुए कहती है, क्या तुम्हें और भी कोई काम नहीं है, तुम क्या सिर्फ मेरे पीछे पड़े रहोगे। और फिर मिंग उन्हें बताता है, मेरा घर एयरपोर्ट के पास है, इसलिए अगर आपको कल को फ्लाइट लेनी है तो आपको कन्वीनियंट होगा। तभी हमारी हीरोइन उसके घर पर रुकने को मान जाती है। इधर पीछे से एक आदमी इन दोनों के फोटो निकालकर हमारे सीईओ के फोन में भेज देता है। इधर हमारे सीईओ को लगने लगता है कि ये दोनों मिलकर उन पर चीट कर रहे हैं और उसे टेक्स्ट में लिखा होता है, ये दोनों साथ में एक नाइट स्पेंड कर लिए हैं। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वह अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और सारे पेपर्स फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर टैंग टैंग आ जाती है और वह सीईओ के इस नेचर को देखती है और वहीं पर कहना शुरू कर देती है, आखिर आपको क्या हो गया, आप एक लड़की के चक्कर में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और फिर वह कहना शुरू कर देती है, वह तो सच में आपके डिजर्विंग नहीं थी, पता नहीं आपको उससे कैसे प्यार हो गया था। मुझे तो बहुत पहले से उस पर शक था कि वह आपको धोखा जरूर देगी, क्योंकि वह एक गांव की गंवार है और गांव गंवार लोग अक्सर ऐसा करते हैं। और फिर वह कुछ ऑफिस के पेपर्स लेकर आती है और पूछना शुरू कर देती है, यह कैसे होता है, वह कैसे होता है। जिस पर सीईओ कहते हैं, तुम्हें सारी चीजें सिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मेरा असिस्टेंट सब कर लेगा। जिस पर टंग टंग कहती है, नहीं, मुझे करना है, क्योंकि मुझे भी कुछ काम चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं बचा और मुझे आपका लोन भी रिपे करना है। जिस पर हमारे सीईओ कहते हैं, नहीं तो मैं कोई भी पैसा देने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें काम चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जरूर काम देकर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर टैंग टैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह सारे फाइल्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं हमारी हीरोइन एयरपोर्ट पर होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त उससे कहती है, क्या तुम अभी भी सीईओ की याद में खोई हुई हो। जिस पर वह बताती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा गलतफहमी हो रही है। जिस पर शू की दोस्त कहती है, मैंने भी अपनी एंगेजमेंट के टाइम पर इस लड़की को उनके लाइफ में दोबारा आते हुए देखा था, और अब तुम्हारी एंगेजमेंट हो या फिर दोबारा आ गई, पहले इसका कहीं नामो निशान नहीं था और अब अचानक से आ जाती है, तुम्हें इसके पीछे कोई गड़बड़ नहीं लगती। तभी शू कहती है, ठीक है, चलो इस चीज पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इधर हम देखते हैं मिंग अपने घर पर आराम से सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके घर के नीचे सीईओ आ जाते हैं।
सीईओ वहाँ पहुँचते हैं और शू और मिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोचने लगते हैं कि शू यही होगी, दोनों साथ में खा रहे होंगे, बैठ रहे होंगे और शायद एक दूसरे के साथ सो भी रहे होंगे। ये सब सोचते हुए वह गुस्से में मिंग के गेट पर पहुँच जाते हैं। मिंग जैसे ही गेट खोलता है, सीईओ बिना कुछ कहे उसके घर में घुस जाते हैं और जोर जोर से शू को आवाज लगाने लगते हैं। मिंग घबरा कर कहता है वो घर में नहीं है, लेकिन सीईओ उसकी एक नहीं सुनते और जब मिंग बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो सीईओ उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीईओ पूरे घर में शू को ढूंढते हैं, लेकिन जब शू नहीं मिलती मिंग कहता है कि अब वह पुलिस बुलाएगा और तब सीईओ वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। अब सीईओ अपने ऑफिस में अकेले बैठे हैं, परेशान, बेचैन, खुद को काबू नहीं कर पा रहे। दूसरी ओर शू पता नहीं कैसे भटकते भटकते जंगल में पहुंच जाती है। उधर शू की दोस्त को पता चलता है कि जंगल में लैंडस्लाइड हुआ है, तो वह बहुत घबरा जाती है और तुरंत शू को कॉल करने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो सीईओ को कॉल करती है और बताती है कि शू जंगल में फंस गई है। ये सुनते ही सीईओ एक पल की देरी किए बिना जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जंगल में शू बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पड़ी होती है। उसे होश आता है तो उसे प्यास लगती है, लेकिन पास में पानी तक नहीं होता। तब वह अपने फोन में एक म्यूजिक चला देती है ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। उधर सीईओ जंगल में चिल्ला रहे होते हैं, शू वेयर आर यू शू। तभी उन्हें दूर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। वो पहचान लेते हैं कि ये तो शू का फेवरेट म्यूजिक है और वो उसी दिशा में भागते हैं। म्यूजिक को फॉलो करते हुए वो शू के पास पहुंचते हैं और उसे देखकर तुरंत उसे गले से लगा लेते हैं। शू को होश आता है और वो रोते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम मुझे बचाने नहीं आओगे, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम आ गए। सीईओ उसे गले लगाकर कहते हैं, पागल हो तुम, कैसी कैसी बातें सोचती हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं देखूंगा, क्यों नहीं बचाऊंगा। फिर वो कहते हैं, ठीक है, अब मेरे साथ घर चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं, टैंग टैंग वहाँ आ जाती है और बोलती है, अच्छा हुआ शू अब ठीक है, अब आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलिए आप मेरे साथ घर चलिए। इस पर सीईओ कहते हैं, तुम मेरे असिस्टेंट के साथ जा सकती हो। ये सुनकर टैंग टैंग को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, हम हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते। सीईओ गुस्से में असिस्टेंट से कहते हैं, पहले तुम्हें जाने दिया था, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा, हेलीकॉप्टर बुलवाओ। सहायक हेलीकॉप्टर बुलाने की तैयारी करता है। शू कहती है, मुझे देखने दो, कहीं हॉस्पिटल ले जाने तक देर न हो जाए। सीईओ कहते हैं, ठीक है, देख लो। शू उसके पास जाती है और उसे पिंच कर देती है। टैंग टैंग तुरंत उठकर हड़बड़ा जाती है और कहती है, ये क्या तरीका है किसी को ठीक करने का, तुम मुझे पिंच करोगी। सीईओ हंसते हैं और कहते हैं, कम से कम उठ तो गई। शू पूछती है, अगर तुम बेहोश थी तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने पिंच किया। टैंग टैंग जवाब देती है, बेहोशी में भी पता चलता है, मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश हुई, लेकिन जब तुमने पिंच किया मैं उठ गई। फिर वो शू से चिढ़कर बोलती है, तुमने मुझे पिंच क्यों किया। शू जवाब देती है, ताकि तुम ठीक हो सको, और देखो कितना एनर्जी आ गया तुम्हें। फिर वो अपनी दोस्त से कहती है, चलो अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। सीईओ कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी पीछे से टैंग टैंग फिर बोलती है, आप मत जाइए, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, आप मेरे साथ रहिए। सीईओ कहते हैं, मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट के साथ भेजता हूँ, वो तुम्हारी देखभाल करेगा, लेकिन मुझे अभी डॉक्टर को ढूंढना है, वही सबसे जरूरी है। ये सुनकर टैंग टैंग को चैन नहीं पड़ता और वो बोलती है, आपने कहा था कि आप मुझे हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करेंगे, क्या आप अब उस वादे से पीछे हट रहे हैं। शू ये सब सुनकर रुकती नहीं है और अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। और तभी इधर सीईओ भी उसे जाते हुए देखते हैं, तो टैंग टैंग को समझाते हैं कि मुझे जाना होगा, वह ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है और जो भी होगा मेरा असिस्टेंट तुम्हें संभाल लेगा, मैं अपने बात से नहीं हट रहा, और वहाँ से चले जाते हैं। इधर टैंग टैंग अपने दिमाग में सोचती है कि उसके वजह से एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर इधर हमारे सीईओ जैसे ही पहुँचते हैं शू के पास और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तभी वह उन्हें साफ साफ मना कर देती और कहती है कि हमारे डॉक्टर को स्ट्रेंजर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। और फिर कहती है कि तुम अपने टैंग टैंग के पास ही रहो। तभी वहाँ पर भागते हुए मिंग आ जाता है और वह तुरंत हग कर लेता है हमारी हीरोइन को, जिसे देखकर हमारे सीईओ को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह कहते हैं कि तुम तो इससे दूर ही रहो, जिस पर शू की दोस्त तुरंत बीच में बोलती है और कहती है कि पहले तुम टैंग टैंग के पास थे और जब ये इसे हग कर रहा है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, इतने डबल स्टैंडर्ड कि तुम कैसे हो सकते हो। जिस पर सीईओ कहते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये सब अलग है। जिस पर शू भी कहती है, कुछ भी अलग नहीं है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और फिर मिंग उसे कहती है, हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और हमारे सीईओ वहीं पर खड़े रह जाते हैं और गुस्से में कहते हैं, मैं स्ट्रेंजर हूँ लेकिन मिंग स्ट्रेंजर नहीं है, कितनी बुरी बात है, कोई बात नहीं। जिसके बाद इधर हम देखते हैं शू मिंग और उसकी दोस्त आ जाते हैं डॉक्टर के पास, जो कि हमारी हीरोइन के अंकल होते हैं, और फिर वह लोग उसे लेकर चले जाते हैं। एयरपोर्ट पर इन सबके एक ही फ्लाइट होती है, जहाँ पर मिंग बहुत ही ज्यादा केयर करना शुरू कर देता है हमारी हीरोइन का, जिसे देखकर हमारे सीईओ बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। इधर टैंग टैंग भी सीईओ से चिपकती है और कहने लगती है, मुझे तो प्लेन में सफर करने से बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर जब उसे सीईओ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब वह कहती है, मुझे
बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। पहले तो वह उनसे चिपकती है, फिर वह उसे दूर कर देते हैं, लेकिन दोबारा जब वह कहती है तब वह अपना कोट उसे दे देते और कहते हैं कि लो, इससे ढक लो, तुम्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद इधर शू कहती है मुझे रेस्ट करना है, और फिर वह अपना आंख बंद कर लेती, वजह से आंख बंद करती है। उसे एक सपना आता है कि कैसे वह भागते हुए जा रही थी और पीछे से टैंग टैंग आती है और कहती है कि सीईओ सिर्फ मेरे और मैं तुम्हें इसके लिए मार भी सकती हूँ, और फिर तुरंत उसकी आंख खुल जाती है। मिंग कहता है कि क्या हो गया, आप अचानक से क्यों उठ गयी, जिस पर वह बताती है कि मुझे एक बुरा सपना आया, और फिर तभी हमारे सीईओ भाग कर जाते हैं और उसके लिए एक लेमनेड लेकर आते हैं और उसे पीने के लिए देते हैं। जिसके बाद शू सोचती है अभी तक याद है कि मुझे लेमनेड बिना पसंद है। जिसके बाद टैंग टैंग कोई चीज देखी नहीं जाती, वह तुरंत कहती है कि मुझे भी लेमनेड पीना है, आप मेरे लिए भी लेकर आइए। जिसके बाद सीईओ अपना असिस्टेंट को कह देते हैं कि जाओ उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आ जाओ। तभी इधर शू अपने मन में सोचती है कि मेरी दोस्त सही कह रही थी, मुझे चेक करना होगा इस पर। जिसके बाद हम देखते हैं यह लोग सब डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर दादाजी बहुत ही ज्यादा बीमार थे, और डॉक्टर दादाजी को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और सारी बीमारियां शू को बता देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम्हें इनका ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जो चीजें तुम्हें बता दी हैं वहीं पर नीडल की ट्रीटमेंट देना और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जिसके बाद वह सबसे कहने लगते हैं कि अब मैं जाता हूँ, मेरी रिटर्न टिकट है। सब कहने लगते हैं कि हमें शू पर भरोसा नहीं है, वह पता नहीं कैसा ठीक करेगी। जिस पर डॉक्टर कहते हैं आप लोगों को पता नहीं है, यह फेमस डॉक्टर है। जिसके बाद वह डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और हमारी ऐशू भी वहाँ से जाने का कहती है, और फिर सीईओ जब उसके पीछे जाते हैं तब टैंग उन्हें रोक लेती है, मुझे भी जाना है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। तभी सीईओ और टैंग टैंग बाहर आते हैं, तब देखते हैं कि ऐशू ऑलरेडी मिंग के साथ जा चुकी थी, और टैंग टैंग आते ही कान भरना शुरू कर देती है सीईओ का और कहती है कि जो भी इंटरनेट पर बातें चल रही थी वह सब तो सच था, और यह लोग दोनों तो सही में साथ में रह रहे हैं। जिस पर यह कहते हैं कितने घर जाना था ना, अब क्या हुआ, मैं अपने ड्राइवर को कहता हूँ वह तुम्हें घर छोड़कर आएगा। जिस पर टैंग टैंग कहती है मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ सकती हूँ। जिसके बाद सीईओ कहते हैं नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, वहीं मिलना बहुत अच्छा होगा, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं मिंग ड्रॉप कर देता है हमारी हीरोइन को, बट वह कार में सो गई थी, इसलिए वह उसके पास जाने का कोशिश करता है। जैसे ही वह थोड़ा सा पास जाता है कि शू आँख खुल जाती है, वह तुरंत कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। जिस पर मिंग कहता है कि क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको सीईओ से बचा भी लूंगा। जिस पर वह तुरंत मना कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने भाई के नजर से देखा है, और अब तुम अचानक से ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। और वह उसे तुरंत मना करती और कार से बाहर आ जाती है। तभी वह अपने रूम में जैसे ही गेट लगाने वाली होती है कि वहाँ पर सीईओ आ जाते हैं और उससे कहना शुरू कर देते हैं कि क्या तुम अभी भी मिंग के साथ रिलेशनशिप में हो, और फिर उसे जबरदस्ती किस करना शुरू कर देते हैं। शू उन्हें जोर से बाहर धक्का दे देती है और कहती है कि आज के बाद मेरे पास मत आना। जिस पर सीईओ कहते हैं कि पहले तो तुम्हें ये चीजें पसंद थी, लेकिन अब क्या हो गया। जिस पर शू उन्हें बताती है कि मुझे अब तुम पसंद नहीं, क्योंकि अब हमारी एंगेजमेंट में कैंसिल हो गई है। जिस पर जब सीईओ पूछता है मुझे तो रीजन ही नहीं पता एंगेजमेंट कैंसिल होने का, तब शू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कोई रीजन नहीं देना। टंग टैंग के चक्कर में जो तुमने मेरे साथ किया है वह तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि जब हमारे प्रेशियस डे पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तब तुम्हारी नजर में वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, और अब भी तुम उसी के पीछे हो। जिस पर सीईओ को सारी बातें समझ आती है और वह सोचते हैं एक फ्लैशबैक, जहाँ पर उन्होंने टैंग टैंग को एक मैसेज करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने यह मैसेज शू तक नहीं पहुँचाया। तभी जब सीईओ अपना कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाते, उनके फोन पर कॉल आता है टांग टांग का, और वह बहुत ही ज्यादा डेंजर में होती है। जिसके बाद सीईओ शू को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और वहाँ से तुरंत चले जाते हैं टैंग टैंग के पास, जहाँ पर उसके घर में एक आदमी घुस गया था जो कि उसे तंग कर रहा था। सीईओ के जाते ही वह आदमी वहाँ से भाग जाता है, और फिर टैंग टैंग सीईओ से कहती है कि आज रात आप प्लीज यहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी सीईओ उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम शावर लेकर सो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और फिर वहाँ बैठकर सोचने लगते हैं कि ऐशू को मैंने इतनी हड़बड़ी में छोड़ दिया, वह जरूर ही मेरे बारे में गलत सोच रही होगी। इधर शू भी शावर लेकर आती है और सोचती है कि सीईओ का कॉल अभी तक आया नहीं है, इसलिए वह कॉल करना शुरू कर देती है। इधर टैंग टैंग बाथरूम से जोर से चिल्लाती है कि तभी सीईओ भागकर उसके पास जाते हैं, और इधर शू कॉल पर ही थी क्योंकि सीईओ ने उसका कॉल उठा लिया था। जिसके बाद जब टैंग टैंग उनसे चिपक जाती है और कहना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते, ऐसा क्यों। जिस पर सीईओ कहते हैं कि अभी यह सब बातें करने का टाइम नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन टैंग टैंग मानती नहीं और वह सीईओ से चिपकना शुरू कर देती है। वह उसे मना करते हैं, फिर भी जिसके बाद सीईओ उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ, तुम अंदर सो जाओ आराम से। और फिर इधर टैंग टैंग अपने मन में सोचती है कि शू के वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है और वह सीईओ को शू के पास जाने नहीं देगी। जिसके बाद वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, और इधर जब रूम के बाहर आकर सीईओ अपना फोन देखते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि शू कॉल पर सारी बातें सुन रही थी। और फिर जैसे ही हमारे सीईओ हेलो कहते हैं, उधर से ऐशू कहती है कि आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही जाकर आपकी कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। जिसके बाद सीईओ कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा,
तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गलत समझ रही हो। जिसके बाद हम अगले दिन ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर शू और टैंग टैंग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर टैंग टैंग शू से कहती है कि कल सीईओ मेरे घर पर रुके थे और हमारे बीच बहुत कुछ हुआ, इसलिए अब तुम ऑफिस से रिजाइन कर दो और उन्हें स्टॉक करना बंद करो। एक गाँव की गमवार लड़की को भला सीईओ क्यों ही पसंद आएंगे। जिसके बाद ऐशू भी उसे अच्छा जवाब देती है और कहती है कि मुझे भी पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है और क्या नहीं, तो तुम्हें मुझे तो कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है और मुझे क्या करना है ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। यह सुनकर टैंग टैंग कहती है यह सारी चीजें तुम्हें पता कैसे चला। जिस पर टैंग टैंग कहती है कि हो सकता है तुमने सीईओ पर कैमरा लगा कर रखा होगा। जिस पर शू कहती है कि मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वह धमकी देते हुए कहती है कि मैं ये सारी बातें सीईओ को बताऊंगी। जिस पर शू कहती है कि मुझे तुम्हारी फालतू धमकियों से डर नहीं लगता और फिर वहाँ से फाइनली चली जाती है। इधर हमारी टैंग टैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो किसी के साथ प्लानिंग करना शुरू कर देती है शू को कंपनी से बाहर करने की। इधर हम देखते हैं शू कंपनी में अपना रेजिग्नेशन लेकर आती है और अपने मन में सोचने लगती है कि क्या मैं सच में सीईओ को बस इस टैंग टैंग के लिए छोड़कर जा रही हूँ। तभी वहाँ पर सीईओ आते हैं और उसके हाथ से रेजिग्नेशन छीन लेते हैं और फिर उसे फाड़ भी देते हैं और कहते हैं कि मैं इस लेटर से अग्री ही नहीं करता। जिसके बाद फिर वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और एक अच्छा सा किस कर लेते हैं। जिसके बाद वो दोबारा अपना प्यार कन्फेस करना शुरू कर देते हैं शू के आगे और कहते हैं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर टैंग टैंग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, जिस पर शू नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो आते ही कहती है कि मुझे उस प्रोजेक्ट में पार्ट लेना है जिसका हिस्सा पहले शू थी। जिस पर सीईओ उसे साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि तुम अभी नई नई कंपनी में आई हो और इतना अच्छा प्रोजेक्ट मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पहले तुम सिंपल से सीखना शुरू करो। और फिर जैसे ही वो सीईओ के करीब आने की कोशिश करती है, सीईओ दूर हट जाते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है तुम पार्टिसिपेट कर लेना। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बाहर आते ही शू को बताने लगती है कि सीईओ ने उसे कहा इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए। जिसके बाद शू मना करके कहती है कि मुझे तो ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है। लेकिन टैंग टैंग सीईओ को कॉल करती है और कहती है कि शू ने कहा है कि उसके पास कोई भी नोटिस नहीं आया, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, आप इसे जल्दी से नोटिस भेजिए। जिस पर उधर से सीईओ कहते हैं ठीक है मैं उसे बोल दूंगा। इधर तुरंत ही शू के फोन में से ही शायद कॉल आता है और वो बता देते हैं कि टैंग टैंग भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है और फिर उसके लिए कुछ सिंपल काम अरेंज कर दो। जिसके बाद तो शू उन्हें मना नहीं करती और इधर टैंग टैंग को फाइल दे देती है और कहती है लो अब ये काम करना शुरू कर दो। जिसके बाद टैंग टैंग कहती है हाँ मुझे सारी फाइल समझ आती है, तुमने क्या मुझे गंवार समझ रखा है, और फिर वो फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर फिर हम देखते हैं हमारी हीरोइन के फोन में मैसेज आता है कि मिस्टर लिन इन सारी चीजों से कनेक्टेड है। जिसके बाद शू अपने दादाजी का फोन लगाती है और सारी चीजों के बारे में उन्हें इन्वेस्टिगेट करने को कहती है। जिस पर उसके दादाजी से सारी सच्चाई बता देते हैं और फिर वो अपने ऑफिस के बाहर घर जा रही होती है कि रास्ते में मिस्टर लिन के कुछ लोग आते हैं और उसे लेकर जाने की कोशिश करते हैं और फिर हमारी हीरोइन पहुंच जाती है मिस्टर लिन से मिलने के लिए और वहाँ पर हम दोनों का बिजनेस को लेकर कुछ बात होता है। वो कहते हैं शू से कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें वहाँ से डबल सैलरी दूंगा। लेकिन हमारी फीमेल लीड उन्हें वहाँ पर मना कर देती है और फिर वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि इन लोगों की एक फोटो निकाल लेता है। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर उस जमीन की बिडिंग हो रही थी और बेस प्राइस की बिड खेलने के बाद हमारे सीईओ चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन वहीं पर मिस्टर लिन आते हैं और वो उससे ज्यादा की बिड खेल लेते हैं। जिसके बाद वो जमीन उनकी हो जाती है और फिर सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार सीईओ ने इतनी कम की बिड क्यों लगाई। और फिर इधर हम ऑफिस में देखते हैं टैंग टैंग वहाँ पर आती है और सारा इल्जाम लगाना शुरू कर देती है हमारी हीरोइन पर, ये कहकर कि एक दिन वो उससे मीटिंग करने गई थी और इसने हमारा बेस प्राइस मिस्टर लिन को बताया है ताकि हम लोग ये जमीन हार जाएं। जिसके बाद सीईओ अपने ऑफिस में दूसरे इंजीनियर को बुलाते हैं और टैंग टैंग की बात मानकर उसका लैपटॉप चेक करवाते हैं। तभी वो सारी चीजें बताता है जो कि शू के खिलाफ ही होती हैं। जिसके बाद अब बारी आती है हमारी हीरोइन की बोलने की, तब वो शुरू हो जाती है और लैपटॉप में वो सारी चीजें दिखाना शुरू कर देती है कि जिस टाइम में मैसेज गया है वो सारी चीजें एडिटेड है और फिर सारा इल्जाम आ जाता है टैंग टैंग पर। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारी हीरोइन सुना देती है सीईओ को और तभी वहाँ पर सबका मुंह बंद रह जाता है। वहाँ पर सीईओ की माँ भी आकर बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि आखिर ये कौन सा तरीका हुआ किसी पर इल्जाम लगाने का, लेकिन उनका भी मुंह बंद हो जाता है जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है। इसके बाद टैंग टैंग और भी ज्यादा कोशिश करती है फंसाने की, लेकिन वो खुद के जाल में ही फंसती चली जाती है। तभी फिर वो एक्सपर्ट भी मान लेता है कि हाँ लैपटॉप देखने में उसकी ही गलती हो गई थी, जैसा शू कह रही है सब कुछ वैसा ही है। तभी टंग टंग सीईओ से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। मैंने बचपन से तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वो आज तक मैंने किसी के लिए नहीं किया, लेकिन पता नहीं तुम क्यों मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हें इस औरत से ही प्यार है, इसीलिए मैं इसे फंसाना चाहती हूँ। जिस पर तुरंत हमारे सीईओ कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जो चीजें बचपन की थी उन दिनों को मैं कभी नहीं भूलूंगा और उन सब चीजों के लिए थैंक यू, लेकिन आज मैं इससे ही प्यार करता हूँ। जिसके बाद टैंग टैंग एक नाइफ लेती है और खुद को मार लेती है और फिर हमारे सीईओ भागते हुए जाते हैं उसे हॉस्पिटल लेकर।
उसको एडमिट कराने के बाद हमारे सीईओ एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने के लिए अपने असिस्टेंट को कहते हैं और वो कहते हैं कि उस दिन की सारी चीजें मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, जिस पर उनका असिस्टेंट समझ जाता है और फिर हमारे सीईओ लेने पहुंच जाते हैं हमारी हीरोइन को, लेकिन वो तो चली थी किसी और का कॉन्सर्ट देखने के लिए। ये देखकर तो हमारे सीईओ का दिल बहुत ही ज्यादा जल जाता है और फिर वो भी उसी कॉन्सर्ट की 2 टिकट लेकर चले जाते हैं उस कॉन्सर्ट को आराम से देखने के लिए। जैसे ही वो मिंग के कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं उन्हें वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो सोचते हैं ये कैसा फालतू सा गाना गा रहा है, पता नहीं इसके पीछे ये क्यों ही पागल है। जिसके बाद कॉन्सर्ट के बीच में मिंग स्टेज से नीचे आता है और तुरंत प्रपोज कर देता है शू को। ये तो हमारे सीईओ से देखा ही नहीं जाता, वो फिर वहीं पर बैठे रह जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन बहुत ही तेज बुद्धि लगाकर माइक अपने हाथ में ले लेती है और कहने लगती है कि ये तो बस मुझसे कन्फेस कर रहा है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ खड़े सारे लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं कि कैसे शू और इसके रिलेशनशिप की बात सच निकली और ये हमारे सीईओ को धोखा दे रही है। लेकिन जैसे ही सारे लोग वहाँ पर सुनते हैं कि ये सिर्फ कन्फेशन है, वो लोग भी वहाँ पर खुश होकर क्लैप करना शुरू कर देते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद जब कॉन्सर्ट खत्म होता है मिंग और हमारी हीरोइन बाहर आती है, तभी मिंग उससे सॉरी कहना शुरू कर देता है कि मुझे प्लीज इग्नोर मत करो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बस अपनी फीलिंग सबके सामने बताई थी। जिस पर शू कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपने भाई की तरह देखा है, लेकिन तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था। और फिर वो मिंग को बहुत ही ज्यादा डांटती है और सिर्फ यही कहती है कि आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्सर्ट में या कोई भी कांटेक्ट में नहीं रहना, क्योंकि तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने तुम्हें भाई की तरह देखा, भाई की तरह रखा, लेकिन तुम तो कुछ और ही करना चाहते हो मेरे साथ, इसीलिए आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर हमारे सीईओ बहुत ही ज्यादा नाराज और उदास होकर शू के घर में बैठे होते हैं। शू जैसे ही एंटर करती है वो देखती है सीईओ को, तो वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर सीईओ कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत कुछ छुपा रही हो, मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया है। जिस पर शू कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, बल्कि मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, उल्टा मैंने उसे साफ मना कर दिया है कि कल से मुझसे कोई भी कांटेक्ट मत रखना। लेकिन अगर तुम जेलस हो रहे हो तो उसका कोई भी मेरे पास इलाज नहीं है, क्योंकि अगर मेरी उसके लिए कोई भी फीलिंग होती तो मैं वहीं पर कन्फेस कर देती, मैं इतना नाराज होकर घर नहीं आती। तभी हमारे सीईओ को एक फ्लैशबैक आता है उसी कॉन्सर्ट का और वो सोचते हैं हाँ ये तो सही कह रही है। जिसके बाद सीईओ अपने मन में सोचते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी की भी फीलिंग्स नहीं होंगी। लेकिन फिर वो अपनी बातों को अपने मन में ही रखते हैं और फिर शू उनसे कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो जाने से साफ मना कर देते हैं। इसलिए वो नाटक करना शुरू कर देते हैं कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है और वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी शू उनको चेक करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर वो कहते हैं फिर भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। और जब फिर शू पूछती है कि अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर हमारे सीईओ कहते हैं मैं चाहता हूँ आज रात मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूँ कुछ। जिस पर शू कहती है ठीक है तुम रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर होकर सोना पड़ेगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें बाहर सोफे पर सोना पड़ेगा। जिस पर हमारे सीईओ कहते हैं पेशेंट का ध्यान रखना एक डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी होती है। और फिर वो उसे हग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शू उन्हें दूर करने की कोशिश करती है, वह कहती है प्लीज मुझे दूर मत करो, मुझे हग करने दो, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन मुझे एक भी दिन मौका नहीं मिल रहा था। इधर तभी अचानक सीईओ के फोन में टैंग टैंग का कॉल आता है और वह कहती है मेरे जख्म मुझे बहुत ज्यादा दर्द दे रहे हैं, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। उसे सुनाने के लिए हमारी हीरोइन वहीं से कॉल पर ही बोलना शुरू कर देती है क्या तुम मुझे हग करना चाहते थे, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते थे। और ये सारी बातें टैंग टैंग सुन लेती है, फिर वो कॉल काट देती है। इसके बाद सीईओ कहते हैं तुम्हें उससे जेलसी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, उसने मेरी लाइफ बचपन में बचाई थी और आज तक मैं उसका कर्ज नहीं उतार पाया। इस पर शू कहती है उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे गलत साबित किया, क्या अब भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो। सीईओ जवाब देते हैं नहीं, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा जिसमें मैं तुम्हारी बेगुनाही सबके सामने साबित कर दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। शू कहती है अभी भी तुम्हें सिर्फ उसी की पड़ी है। सीईओ ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो नहीं होती तो शायद आज मैं भी जिंदा नहीं होता, तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। और फिर शू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का सीन, ऑफिस में टैंग टैंग होती है। शू उससे कहती है तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है तो अब तुम यहाँ क्या करने आई हो। टैंग टैंग मैं सीईओ से मिलने आई हूँ। शू सिक्योरिटी से कहती है इसे कंपनी के बाहर फेंक दो। तभी सीईओ वहाँ आ जाते हैं। टैंग टैंग उन्हें देखकर कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे हर्ट हो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। सीईओ थोड़ा पिघलते हैं लेकिन फिर कहते हैं तुम्हें मुझसे नहीं शू से माफी मांगनी चाहिए। टांग टांग तुरंत जमीन पर बैठ जाती है और शू से सॉरी बोलना शुरू कर देती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर इतना बड़ा इल्जाम बिना समझे लगाए नहीं लगाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
शू कहती है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें हॉस्पिटल में आराम करना चाहिए। पहले तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने बेस्ट प्राइस बता दिया था, अब शायद तुम ये भी कह दो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है, इसलिए हॉस्पिटल में जाओ और रेस्ट करो। CEO सिक्योरिटी से कहते हैं, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। सिक्योरिटी उसे लेकर जा ही रहा होता है, तभी टैंग टैंग अपने मन में सोचती है, मैं इन दोनों को शांति से जीने नहीं दूंगी। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में CEO शू को इंक्वायरी प्रूफ कर देते हैं। तभी वहाँ मिस्टर लिन आ जाते हैं। वह कहते हैं, किसी को इनोसेंट प्रूफ करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो जमीन मुझे मिली है वो तुम लोग कभी नहीं ले सकते थे। मुझे गलत प्रूफ मत करो। शू सामने आती है और कहती है, जिस जमीन को आपने खरीदा है उस पर ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, वहाँ घर बनने वाले हैं। ये न्यूज में भी आ गया है। न्यूज खोलकर सबको दिखाती है, सारे रिपोर्टर्स भी देखते हैं और सब समझ जाते हैं कि शू सच कह रही है। मिस्टर लिन शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कंपनी से फोन आता है और निकाल भी दिया जाता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। CEO और हीरोइन आते हैं लिफ्ट में। शू को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, डरने लगती है। अंधेरा होते ही CEO को फ्लैशबैक आता है। टैंग टैंग भी डरती थी। तभी फोन आता है हॉस्पिटल से। टैंग टैंग सुसाइड करने वाली है। उसे पता चल गया है कि उसे कैंसर है। दोनों दौड़कर पहुंचते हैं हॉस्पिटल की टेरेस पर। टैंग टैंग खड़ी होती है सुसाइड के लिए। सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाती है और CEO से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो सकता है अब ना मिल पाऊँ, लेकिन अगर आफ्टर लाइफ नाम की कोई चीज है तो वहाँ सिर्फ तुम मेरे हो। सारी बातें बोलकर वो इमोशनल करने की कोशिश करती है, लेकिन हीरोइन बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती। बाकी लोग इमोशनल हो जाते हैं। लोग कहते हैं, आपको इसे बचाना चाहिए। हीरोइन सबको डांटती है, हाँ यही चाहती हूँ तुम लोग, ये उससे प्रॉमिस ले और फिर मेरे पति को छीन ले। CEO हीरोइन को शांत करते हैं, टेंशन मत लो, पहले इसे बचाऊंगा, फिर कहीं जाऊंगा और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मैं इससे प्यार नहीं करता। लोग पैनिक में कहते हैं, सर कुछ कहिए वरना ये कूद जाएगी। हीरोइन कहती है, नहीं अब तुम किसी से कुछ भी प्रॉमिस मत करो। CEO भ्रमित रहते हैं। टैंग टैंग अपना आफ्टर लाइफ भाषण देती रहती है। धीरे धीरे पीछे हटती है। लोग डर जाते हैं कि कहीं सच में कुछ ना कर ले। सब चिल्लाने लगते हैं। सीन पूरी तरह पैनिक में बदल जाता है। हीरोइन को फ्लैशबैक आता है, जब वो कार में थी तो उसे पता चला था कि जिसने टैंग टैंग को किडनैप किया था उसकी भी एक डॉटर है। उसी बात से उसे डाउट होता है। वो टैंग टैंग को नीचे खींच लेती है। जैसे ही नीचे आती है, CEO पूछते हैं, तुम क्या बता रही थी किडनैपर की बेटी के बारे में? टैंग टैंग समझ जाती है कि अब उसका सच सामने आ जाएगा। वो तुरंत हीरोइन को धक्का दे देती है बिल्डिंग से नीचे। CEO भी उसके साथ कूद जाते हैं। लाइफ सेवर लगा होता है नीचे। हीरोइन बच जाती है, लेकिन बहुत चोट लगती है। हॉस्पिटल में होती है। वहाँ उसे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसे याद आ जाता है कि वो खुद ही असली टैंग टैंग है और जो लड़की थी वो एक्टिंग कर रही थी, वही किडनैपर की बेटी थी। अब हीरोइन सोचती है, अगर मैं CEO को बताऊं कि मैं ही असली टैंग टैंग हूँ तो क्या वो मेरा विश्वास करेगा? डॉक्टर आता है। पेशेंट ठीक है, घर ले जा सकते हैं। CEO कहते हैं, अगर मुझे टैंग टैंग नहीं मिली तो कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो और मुझे पता है तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। हीरोइन कहती है, अगर मैं ही टंग टंग निकली तो क्या करोगे? CEO पहले भाषण देता है, फिर खुशी से कहता है, तो तुम ही हो। हीरोइन चाइल्डहुड फ्लैशबैक्स दिखाती है, कहती है, मुझे सब याद आ गया। हॉस्पिटल में ही दोनों हग करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। फिर CEO ले जाते हैं हीरोइन को स्पेशली डेकोरेटेड जगह पर, जो सिर्फ उसके लिए सजाई थी। हीरोइन कहती है, तुम तो पहले की तरह ही ओल्ड स्कूल हो। ये सब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। CEO, हाँ, और इस पर लिखा है, शू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वहीं प्रपोज कर देते हैं। हीरोइन प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों डांस करते हैं, एक दूसरे को हग कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था एक बेहद प्यारा कोरियन ड्रामा। मैंने इसे खास आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अगर इस वीडियो में समझाते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपको इस ड्रामा का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ वापस आऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे नन्हे से YouTube चैनल पर। बाय बाय।